अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग नेविगेशन बार्स को मास्टर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने तकरीबन 6 प्रोजेक्ट बनाया। 6 के 6 प्रोजेक्ट में हमने हीरो सेक्शन को मास्टर किया। अलग अलग टाइप, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग डिजाइन के हमने हीरो सेक्शंस को बनाया। हर एतबार से हमने उसके बारे में डिस्कस किया। कभी हमने कोड लिखा और आपको समझाया, कभी हमने लाइन बाय लाइन कोड लिखा, कभी हमने उसमें चेंजेस किया एंड सो एंड सो फोर्थ। आपको हीरो सेक्शन से रिलेटेड हर एक चीज मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में या स्पेसिफिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता था, उन सब के बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया। अब हीरो सेक्शन को मास्टर करने के बाद अब हम लोग डेडिकेटेड सेक्शन में यानी डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नैवबार के बारे में। नेविगेशन बार इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हीरो सेक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो नैवबार होता है। हमने ऑलरेडी कुछ टाइप के नैवबार हीरो सेक्शन में कवर किए हुए हैं कि जहां पर हमने बात किया था कि कुछ हीरो सेक्शंस इंक्लूडेड करते हैं नैवबार को, यानी इंक्लूडेड होता है हीरो सेक्शन में, कुछ जगह एक्सक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर जो नैवबार हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हीरो सेक्शन के अंदर नहीं आता। एक्सप्लिसिटली वो सब टाइप के नैवबार हीरो सेक्शन के बाहर ही होते हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उससे ज्यादा नैवबार मैं यहाँ पर आपको बनाऊंगा और ऐसे नैवबार बनाएंगे जो मॉडर्न सैस एप्लीकेशन में आपको दिखने को मिलता है, जिसमें एक में इंक्लूडेड होगा आप सर्च बार और एक में इंक्लूडेड होगा आपका प्रोफाइल। और इसके अलावा भी काफी सारी चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन एंड ऑल दैट। बट हमारा असल स्ट्रक्चर नैवबार से रिलेटेड कैसे करके होता है, रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, हैमबर्गर आइकॉन कैसे करके आएगा, वो सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। बेल आइकन क्लिक कर देना, कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलूंगा। एज यू कैन सी हमारा वीएस कोड खुला हुआ है। प्रोजेक्ट नंबर 7 आपको दिख रहा है, नैव बार। इसको यहाँ से बंद करेंगे। ये हमारा नेविगेशन बार का पूरा प्रोजेक्ट होगा। बॉयलर प्लेट में लेके आया यहाँ से। यहाँ मैं लिखूंगा मॉडर्न नैव बार। इस तरीके से हमने टाइटल लिख लिया। ऑफ कोर्स आपको पता है लिंक टैग से हम लोग लिंक करेंगे। tiles.css में मैंने लिंक कर लिया और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके मैं एक बॉडी टैग लगाऊंगा जिसमें बैकग्राउंड कलर को मैं चेक करूंगा कि हमारा जो ये लिंक है CSS प्रॉपर है कि नहीं। तो देखिए ब्लैक दिख रहा है, मतलब ये प्रॉपर लिंक है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आज हमें कोड काफी ज्यादा लिखना है तो मैं ज्यादा बात करने से ज्यादा कोड लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। और क्योंकि नैव बार में ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कोड को लिख कर आपको समझाऊं। और जो चीज बहुत ज्यादा इजी और रिपीटेबल होगा वो कोड मैं लिखने के बाद आपको समझा दूंगा। ठीक है, जस्ट टू सेव द टाइम। तो सबसे पहले मैं कमेंट लगाऊंगा और मैं बोलूंगा डार्क स्लीक नैव बार। ठीक है, ये बेसिकली नैव बार का टाइप है। सबसे पहले मैं एक डिव लूंगा, ये हमारा पूरा का पूरा नैव बार 1 को कवर करेगा। और इस पे हम लोग क्या करेंगे ना, मल्टीपल नैव बार मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, यानी एक ही पेज के अंदर मैं मल्टीपल नैव बार बना के आपको समझाऊंगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि बार बार मुझे, अगर मैं अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग नैव बार बनाऊं तो हर बार मुझे कलर पैटर्न्स बनाना पड़ेगा, हर बार मुझे मीडिया क्वेरी बताना पड़ेगा, हर बार मुझे वो चीज सब चीज लिखना पड़ेगा जो कि रिपीटेबल होगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि एक ही बार में मैं आपको 4 अलग अलग नैव बार एक ही पेज में हम लोग सीखेंगे। इससे क्या होगा कि मीडिया क्वेरी वगैरह रिपीट नहीं होगा, हम लोग एक साथ काफी सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। सबसे पहले मैं इसको क्लास दूंगा ACCTION सेक्शन पेसर। ठीक है, ये हमारा बेसिकली पांचों या चारों नैव बार को कवर करेगा। इसके अंदर चारों नैव बार होंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं H2 हेडिंग दूंगा और मैं लिखूंगा नैव बार 1 इस तरीके से डार्क स्लीक। और इसके बाद एक href लूंगा और इस तरीके से और क्लास लगाएंगे विच इज लोगो। ये हमारा लोगो होगा और लोगो में हम लोग नैव बार ही लिख देते हैं। ठीक है, बल्कि नैव बार 1 कर देते हैं, बल्कि 1 इस तरीके से नहीं करते, हम लोग इस तरीके से करते हैं, नैव बार 1 या नैव बार ही रखते हैं। और लोगो को मुझे नैव के अंदर लाना है तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये हमारा नॉर्मल डिव है और p टैग लगा के मैं इस नैव बार के बारे में बताऊंगा। मैंने बताया कि ग्रेडियंट अंडरलाइन हावर एक्सपेंडेबल सर्च, यानी ये जो फर्स्ट नैव बार हमारा होगा ना वो इस स्टाइल का होगा। ये नैव बार से ऊपर हमने हेडिंग दिया, जस्ट यहाँ बनाएंगे हम लोग नैव बार। तो इस पे मैं लिखूंगा नैव 1 जस्ट टू नेविगेट कि ये नैव 1 है, क्योंकि हम लोग 4 नैव बार बनाने वाले हैं, इस वजह से नैव 1 और आईडी भी नैव 1। इसके अंदर मुझे एंकर टैग रखना है, ऑफ कोर्स लोगो इसके अंदर होगा। देन मुझे यूएल टैग लेना है, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट लेना है। उसके बाद उसमें क्लास लगाना है विच इज नैव लिंक्स। इसके बाद मुझे li लेना है, उसके अंदर एंकर टैग लेना है, उसमें हैश लगाना है और एंकर टैग के अंदर मुझे लिखना है होम। अब मैं क्या करूंगा, इसको 4 बार कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर जाके बदलता हूँ प्रोडक्ट, सॉल्यूशंस, प्राइसिंग और कॉन्टैक्ट। अब अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो आपके जहन में ये आएगा, पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बॉडी को, विच इज स्टाइल जूम 150% लाइक दिस। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा तो आप कहेंगे कि ये यूएल और एंकर टैग क्यों लाए। इससे पहले हम लोगों ने हीरो सेक्शंस पे तो बटन्स लाए थे या डायरेक्ट एंकर टैग लगाया था, हमने लिस्ट तो कभी लिया ही नहीं था। ये होता है असल फर्क डिजाइन पैटर्न और आर्किटेक्चर पैटर्न में, कि जब हम लोग नैव बार बनाते हैं हीरो सेक्शन के अंदर वहां हम लोग डिफरेंट टैग्स का यूज करते हैं, और जब हम लोग नैव बार बनाते हैं डेडिकेटेड उसमें हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है और इसका काफी सारा रीजन है। वेबसाइट को
आर्किटेक्चर करने के लिए, वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से स्केलेबल और मैनेजेबल बनाने के लिए। लेट्स से हीरो सेक्शन में अगर आप यूएल इस्तेमाल नहीं करते और एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसमें आपको सर्च बार डालना है तो आपको प्रॉब्लम होगा, उसमें आपको प्रोफाइल डालना है तब आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक्चुअली में वो एक हीरो सेक्शन है, आपने बस उसमें कुछ नैव लिंक्स को डाल दिया। लेकिन जब आप डेडिकेटेड नैव बार बनाते हैं या हेडर्स बनाते हैं, तो जब आप डेडिकेटेड हेडर्स बनाते हैं ना, उसमें फ्यूचर में ड्रॉप डाउन भी आ सकता है, उसमें सर्च भी आ सकता है, उसमें प्रोफाइल सेक्शन भी आ सकता है, उसमें थीम टॉगल भी आ सकता है, उसमें बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो आप ये तो समझ गए कि हीरो सेक्शन के अंदर नैव बार कैसे दिखता है, कैसे बनता है। अब आप ये समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग डेडिकेटेड नैव बार को बनाते हैं। एंड आई जस्ट फॉरगॉट माय ग्लासेस, सो अब ठीक है, मुझे भी वही लग रहा था कुछ खाली खाली सा है। तो आइए अब हम लोग बाकी लिखते हैं। ठीक है, अब यूएल के बाद क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे नैव राइट। ये एक डिव बनाया हमने, इसी नैव के अंदर है, उसमें एक डिव बनाया जिसपे हमने नाम दिया विच इज सर्च बॉक्स, सर्च SEARCH सर्च बॉक्स। फिर हमने एक इनपुट लिया, इनपुट में टेक्स्ट लिया और प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया सर्च। और इसी नैव के अंदर मैंने एक बटन को लिया, बटन में हमने क्लास लगाया हैमबर्गर, और इसके अंदर हमने लिखा ऑन क्लिक। ये एक ब्राउजर इवेंट है जिसपे हमने एक फंक्शन पास कर दिया टॉगल MENU मेन्यू। इस फंक्शन को हम लोग जावास्क्रिप्ट से ट्रिगर करेंगे, और क्योंकि हमने मल्टीपल नैव बार को एक साथ इस्तेमाल करना है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर नैव 1 पास कर दिया और यहाँ पर हमने टॉगल मेन्यू पास किया। इस बटन के अंदर हमने एक स्पैन लिखा और इसको 3 बार इस तरीके से कर दिया, यानी मल्टीपल स्पैन्स लिख लिया हमने। बटन लेकिन एक ही रखना है, हमें मल्टीपल बटन्स तो नहीं रखना है। आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया हमने, इस पे बताएंगे, हम लोग बात करेंगे CSS पे जाके। अब इसी के अंदर अगेन आप देखिए कितना कुछ बना, ये बटन बन गया, ये अलग से सर्च बॉक्स बन गया, ये यूएल नैव बन गया, और ये सब नैव के अंदर है। अब एक और बार हम लोग यूएल बनाएंगे, मैं बोलूंगा एक डिव लो, इसके अंदर एक क्लास लो, मोबाइल MOBILE मोबाइल मेन्यू। ये हमारा मोबाइल मेन्यू होगा, तो मोबाइल मेन्यू में हमने दोबारा से मोबाइल मेन्यू में हम लोग लिस्ट को दोबारा से बनाते हैं। और आईडी में हमने क्या पास किया, nav1 और मोबाइल, क्योंकि मल्टीपल नैव बार होगा, सबका मोबाइल मेन्यू होगा, तो ट्रैक करने के लिए हमने आईडी बना लिया। फिर हमने यहाँ पर एंकर टैग लिया, हैश लिया, और यहाँ लिखा होम, और वही सब सेम चीज यहाँ पर भी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपल सा जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। होम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सोल्यूशंस एंड प्राइसिंग, ठीक है, इसी तरीके से। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट को उठाया एंड पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट। इस डिव के खत्म होने से पहले एक और डिव बनाएंगे, इस पे लिखेंगे मोबाइल SEARCH सर्च, मोबाइल सर्च। और जो सर्च के लिए हमने यहाँ पर बनाया था, सेम चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और जाहिर सी बात है, ये आईडी नेम हमें नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा आ गया था। इस तरीके से यहाँ पर भी हमें आईडी नेम नहीं चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, और ऊपर में आके लिंक के अंदर मैं यहाँ से इसको इस्तेमाल करूंगा। ये क्या है, ये हमारे पास एक फॉन्ट ऑसम का CND है। ठीक है, ये आपको कोड के साथ मिल जाएगा। हमने CSS के बेसिक में और एडवांस वाले में फॉन्ट ऑसम से कैसे CDN का इस्तेमाल करते हैं, CDN को बुलाकर, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। और इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पहला सर्च बॉक्स हमने कहाँ रखा था, यहाँ रखा था। तो इस इनपुट के बाद यहाँ पर एक सर्च आइकन देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक सर्च आइकन आ गया। ठीक है, और इसी को हम लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, इस डिव के अंदर इनपुट के बाद इस तरीके से, एज यू कैन सी। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट कर दिया, हमने इसमें यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख दिया इस तरीके से। इसको छोटा कर देते हैं लाइक दिस, और इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, ये इसको हमने इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया थोड़ा ठीक से। और ये हमारा इस तरीके से, ये हमारा मेजर डिव हो गया, इसमें कुछ डिटेल हो गया। यहाँ से हमारा नैव, यानी पूरा का पूरा नैव बार हमने नैव टैग के अंदर रख दिया, और ये हमारा nav1 होगा। ठीक है, ये nav1 होगा। अब nav2 में हम लोग एक बार में पहले HTML लिख लेते हैं, फिर एक साथ CSS जब लिखेंगे तो आपको चेंजेस समझ में भी आएगा, टारगेट करेंगे तो समझ में आएगा। तो अब आप देखिए nav2, ये हमने nav2 यहाँ से लिख लिया, एज यू कैन सी। ये nav2 में क्या क्या जरा देख लीजिए, कुछ चीजें रिपीटेबल है, इस वजह से हमने इसको डायरेक्ट लेके आ गए। सबसे पहले तो हमने एक मेन डिव लिया, जिस डिव में nav2 के बारे में लिखा होगा। ठीक है, हमने बता दिया ग्लास मॉर्फिज्म, ये बेसिकली nav बार का जो टाइप है, कैटेगरी है। फॉरेस्ट ग्लास इफेक्ट, ये इफेक्ट दिया है, सर्च बार है, और एक प्रोफाइल अवतार सेक्शन भी यहाँ पर होगा हमारा। यहाँ पर हमने क्या दिया, nav2 रैपर, यानी nav2 जो है वो डायरेक्ट nav टैग में नहीं है, एक डिव के अंदर है, तो मैंने रैपर बोल दिया। यहाँ पर आप देखिए nav2 बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पर nav1 था, एज यू कैन सी, जिस तरीके से nav1 था, आईडी में nav1 था, यहाँ पर आईडी में nav2। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए हमने लोगो लगा दिया, और यहाँ पर फॉन्ट ऑसम से हमने एक ये वाला आइकन लेके आ गए। ठीक है, इस तरीके से एटम का फा एटम लेके आ गए। फॉन्ट ऑसम का लिंक ऊपर ऑलरेडी लगा लिया, जहां से हमने ये मंगाया था वहीं से हमने ये भी मंगा लिया। हमने वहां पर लिख दिया क्वांटम। देन अब देखिए यहाँ पर सेम लॉजिक है बिल्कुल, nav लिंक्स हमने यहाँ पर भी लिख लिया, nav लिंक्स बिल्कुल यहाँ पर भी है, एज यू कैन सी। इससे क्या होगा कि जो nav लिंक्स में कुछ कॉमन क्लासेस हम लोग लगाएंगे, कुछ कॉमन CSS लगाएंगे, वो सेम है, वो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। सेम एज हमें L1 के अंदर AI और हैश, ये सब हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा, ये पूरा सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये nav1 है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा nav खत्म हो गया। फिर
एक div आया, इस पूरे div के अंदर हमने क्या किया, एक nav राइट बनाया, इसके अंदर सर्च बॉक्स है, फिर यहाँ पर भी एक फास्ट सर्च है, एज यू कैन सी फास्ट सर्च है, इनपुट इसके अंदर भी है। देन हमने यहाँ पर एक प्रोफाइल का नया बनाया, तो हमने क्या किया, प्रोफाइल सेक्शन के लिए प्रोफाइल बनाया, प्रोफाइल का अवतार हुआ, इसमें जीडी बताया, प्रोफाइल इन्फो, प्रोफाइल नेम और एडमिन है यानी ये डिटेल दिया। देन हमने एक बटन लिया, हैमबर्गर मेन्यू टॉगल, और यहाँ पर क्या पास किया, nav2, जबकि यहाँ हमने क्या पास किया था, बटन के अंदर nav1। समझ में आया? तो बटन पूरा सेम था, बस हमने यहाँ पर क्लासेस बदल दिया जिससे हम लोग अलग अलग nav बार को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सब कुछ सेम रखा बटन में, सिर्फ हमने nav2 यहाँ पर भेज दिया, और स्पैन भी बिल्कुल सेम है, यानी ये पूरा का पूरा सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि बस यहाँ पर 2 लगा दिया। इसलिए दोबारा से लिख के कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया पहले ही, टाइम बचाने के लिए। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि एक साथ 4 nav बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, वरना अलग अलग वीडियो में बनाता तो बार बार ये लिखना पड़ता, ठीक है। और इससे आपको एक तरफ से कॉम्प्लेक्स डिजाइन को सिंप्लीफाई करने का भी अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद एक डिव बनाया हमने मोबाइल के लिए, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पर हमने मोबाइल के लिए अलग से डिव बनाया था। और देखिए क्लासेस को गौर से देखिए, मोबाइल मेन्यू nav1 मोबाइल, यहाँ पर क्या होगा, मोबाइल मेन्यू nav2 मोबाइल। समझ में आ गया? डैशबोर्ड यहाँ पर सेम, एनालिटिक्स नेम सिर्फ अलग है लेकिन वही एंकर टैग के अंदर है। यहाँ पर मोबाइल सर्च है, दोबारा से फास्ट सर्च इस्तेमाल किया, एज यू कैन सी ये। अब जाहिर सी बात है जब मोबाइल मेन्यू में आएगा तो प्रोफाइल भी दिखाना पड़ेगा, तो प्रोफाइल भी कॉपी हो गया पूरा। आप देखिए यहाँ पर भी जेडी जॉनसन एडमिन, यहाँ पर भी जेडी जॉनसन एडमिन, ठीक है। ये सब चीज सेम होगा, बस मोबाइल के लिए अलग से आपको बनाना पड़ता है। तो रेपिटेशन काफी ज्यादा यहाँ पर है, दैट्स वन रीजंस व्हाई हमने इसको यहाँ से लेके आ गए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड nav बार था, तो ये हमारा सेकंड nav बार था। इसके बाद इसी के अंदर मैंने यहाँ दोबारा से अपना थर्ड nav बार लिख लिया, एज यू कैन सी ये हमारा थर्ड nav बार है। इसमें भी बिल्कुल सेम है, nav बार 3 है, नियॉन ग्लो, इसका स्टाइल बता दिया हमने, सेक्शन स्पेसर दे दिया हमने, nav बार 3 नाम लिख दिया और उसके बारे में एनिमेट, नियॉन बॉर्डर, ग्लोइंग, हावर स्टेट, CTA बटन इसमें रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए nav3 ID3 बिल्कुल सेम। यहाँ पर लोगो में हमने साइफर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए nav लिंक्स, ऊपर भी nav लिंक्स था, बस अंदर का कंटेंट का नाम सिर्फ चेंज है। ये हमारा यूएल कवर हो गया। यहाँ पर आप देखिए राइट डिव में हमने साइन इन दिया है और गेट स्टार्टेड दिया है। प्रीवियसली हमने यहाँ पर प्रोफाइल और सर्च बार डाला था, इसमें प्रोफाइल सर्च बार नहीं डाला, तो 2 बटन डाल लिया हमने। इसके बाद हमारा वो सेम एक बटन रहेगा, क्योंकि मोबाइल जैसे मोबाइल स्क्रीन में जाएगा तो उसको हमें रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, तो हैमबर्गर इसमें भी रहेगा। तो इस वजह से हमने सेम पूरा बटन सेम टू सेम लिखा, बस यहाँ पर nav3 कर दिया, ठीक है। मोबाइल मेन्यू में दोबारा से मुझे ये सब दिखाना है, तो आप देखिए इस डिव के अंदर दोबारा से मोबाइल मेन्यू, nav3 मोबाइल इस बार हो गया, इससे पहले nav2 था, फिर nav1 था, और ये सब बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर भी हमारा 2 बटन रहेगा, गेट और साइन इन, यानी साइन इन और गेट स्टार्टेड, जो हमारा यहाँ पर था। एज यू कैन सी सब कुछ सेम हो रहा है, बहुत सारा रेपिटेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसको बंद करेंगे यहाँ से और इस nav को बंद करेंगे, तो ये हमारा nav बार 3 भी कवर हो गया। यानी जो nav बार 3 का HTML स्ट्रक्चर था वो आप खुद देख सकते हैं आप कितना सिमिलर है सब nav बार का, ठीक है। तो nav बार 1 को भी मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ, यहाँ से लाइक दिस, और ये इसका डिव रैपर है, इसको यहाँ से बंद करते हैं, ठीक है। तो ये nav1 हो गया, ये nav2 हो गया, ये nav3 हो गया, और फाइनली हमने nav4 भी लिख दिया, ठीक है। ये nav4 इस तरीके से, एज यू कैन सी nav4 में क्या है, वैसे ही सेक्शन रैपर हो गया, वार्म, एलिगेंट, और इसमें क्या क्या रहेगा वो हमने बता दिया। हम लोग देख लेंगे इसको। यहाँ nav4 है, आईडी में nav4 है, इसमें हमने सिर्फ 3 दिया, हमारी मर्जी भाई 3 दे या 4 दे, हमने बंद कर दिया। इसके बाद हमने एक लोगो दिया मेसन, ठीक है। इसके बाद हमने राइट nav साइड दिया और इसमें कुछ कंटेंट और बटन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक हैमबर्गर बटन था ना, nav4 डाल दिया, यानी बटन तो हर बार सेम था हमारा। और ये मोबाइल में दिखेगा तो nav4 मोबाइल, nav मेन्यू, यानी जब मैं स्टाइल करूंगा ना तो आप देखेंगे एक साथ सब स्टाइल होगा, एक क्लास में लगाऊंगा सब में लगता रहेगा, ठीक है। और यहाँ से ये लास्ट वाला हमने लगाया, यानी ये, क्योंकि हमारा nav बार अब खत्म हो रहा है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीसाइज योर ब्राउजर टू सी रिस्पॉन्सिव हैमबर्गर मेन्यू, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज है, ये एक्स्ट्रा डिव है, nav बार के साथ एडेड नहीं है, याद रखिए। ये nav बार मैं बंद करके अगर इसको हटा भी दूं ना तो हमारा nav बार बिल्कुल ठीक है, ये एडिशनल चीज है, बॉटम में हमने डाला, nav बार का हिस्सा नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा 4 nav बार का पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरीके से और कौन से पैटर्न में हमारा nav बार होगा। और अंदाजा आपने लगा लिया होगा देखकर कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर और पैटर्न तो नहीं था nav बार का, राइट। यानी HTML के एतबार से जो अंडरस्टैंडिंग होता है कि किस तरीके से हमने HTML का स्ट्रक्चर किया, जो HTML का मेन काम होता है लेआउट, तो उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, 6-7 ऑलरेडी आपने हीरो सेक्शन बनाया हुआ है, CSS का 10 घंटे का बेसिक्स और 10 घंटे का एडवांस किया है, तो आई डोंट थिंक सो। और HTML में जो 7 प्रोजेक्ट हमने बनाया था 3-3.5 घंटे में, आई डोंट थिंक सो वो सब देखने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर कुछ हार्ड लगा होगा, आप कहेंगे बहुत आसान है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इजिली समझ में आ गया होगा और आपने ये भी रिलेट किया होगा कि सब nav बार लगभग सेम स्टाइल का था, यानी सबका एलिमेंट लगभग सेम था। किसी में एलिमेंट बढ़ाया, किसी में नहीं बढ़ाया, किसी में सर्च ऐड किया, किसी में नहीं किया, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो लगभग सेम था। तो चलिए हम लोग मेन चीज देखेंगे अपना CSS में किस तरीके से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखेंगे आप, जो कि आज से पहले किसी प्रोजेक्ट में हमने इस्तेमाल नहीं किया, वो यहाँ इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है, हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर लिया, साथ ही साथ हमने बोला कॉमा देके फिर से यूनिवर्सल सिलेक्टर लिया और हमने सूडो एलिमेंट को टारगेट किया और हमने बोला बिफोर, फिर से हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर लिया, सूडो एलिमेंट को टारगेट किया और हमने बोला आफ्टर, और उसके बाद हमने यहाँ पर बोला मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्या मतलब, इससे क्या पता चला आपको? हमने कहा जितना भी एलिमेंट है उस पर मार्जिन पैडिंग 0 कर दो, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, और बॉर्डर बॉक्स कर दो। साथ ही साथ हमने बोला जो इंसर्ट करते हैं ना हम लोग बिफोर, किसी भी एलिमेंट से पहले कुछ इंसर्ट करना है, किसी भी एलिमेंट के बाद कुछ इंसर्ट
इंसर्ट करना है, तो उस सब में भी हमने मार्जिन को और पैडिंग को 0 कर दिया। यानी एक्सप्लिसिट कंट्रोल अब हमारे हाथ में है। एक एक एलिमेंट का स्पेसिंग उससे पहले उसके बाद में सब अपने कंट्रोल में। अब उसके बाद देखिए मैंने सिंपल सा बॉडी लिखा, ये बहुत सिंपल है। फॉन्ट फैमिली हमने लिख दिया यहाँ पर, थाओमा और वर्डाना वगैरह ये सब लिख दिया हमने, ठीक है। यानी जो फॉन्ट फैमिली आपको चाहिए होगा आप वो ले लेंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने एक फॉन्ट फैमिली ले लिया जो इस स्टाइल में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया, हेक्सा वैल्यू और एक कलर ले लिया। ये सब कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको समझ में ना आया हो। और अब आप देखेंगे मजे की चीज, मैंने एंकर टैग को टारगेट किया। ये सब एंकर टैग है ना, ये सब एंकर टैग है, ठीक है। अब मैं सिर्फ एंकर टैग चेंज करने लगा हूं। मैं कहूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब आप देखिए द मोमेंट मैंने नन बोला, जितना भी यहाँ एंकर टैग था सब का सब बदल गया एक बार में। और मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, कलर इनहेरिटेंस। ये भाई कलर को तुम इनहेरिट करो, वाइट हो गया। किससे इनहेरिट किया, ये कलर इनहेरिट किया एंकर टैग के ऊपर वाला। तो एंकर टैग के ऊपर वाला क्या था, लेट्स से एलाई था। एलाई में कोई कलर नहीं था, वो क्या कर रहा था, वो इनहेरिट कर रहा था। करते करते घुमा फिर आके आप बॉडी तक आए ना, तो जब बॉडी में आएंगे तो बॉडी का कलर क्या था, व्हाइट। तो सबने बॉडी से इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तब देखिए ये एक होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग, आपको पता होना चाहिए। मैंने एलाई पे भी कलर नहीं लगाया, यानी इन शॉर्ट एंकर टैग डायरेक्ट बॉडी के अंदर तो नहीं है ना, एंकर टैग डायरेक्ट बॉडी के अंदर तो नहीं है ना, ये हमारा बॉडी है, डायरेक्ट तो एंकर टैग नहीं है, काफी अंदर है। लेकिन एंकर टैग का पेरेंट हो या ग्रैंड पेरेंट हो या ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट हो, हमने किसी में कलर नहीं लगाया, हमने सिर्फ बॉडी में लगाया। तो जिसके पास भी नहीं था वो अपने पेरेंट को देखा, जिसके पास भी नहीं था वो अपने पेरेंट को देखा। करते करते एट द एंड ऑफ द डे आप बॉडी के पास पहुंचती है, और बॉडी का कलर जैसे ही मालूम चला व्हाइट है तो बस सब पे व्हाइट लग गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक। इसके बाद मैं यूएल को टारगेट करूंगा इस तरीके से, और मैं बोलूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप, और मैं करूंगा नन। अब आप देखिए जितना यूएल था सबका खाली हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने सेक्शन स्पेसर लिया हुआ था ना, ACCTION, सेक्शन स्पेसर। इसके मदद से क्या होगा ना, मैं सबके दरमियान कुछ स्पेस दे पाऊंगा। मैंने 60 पिक्सल, जैसे कि आप देखिए कुछ स्पेस आया, लेकिन राइट लेफ्ट में मुझे 20 पिक्सल देना है। आप देखिए अब हर सेक्शन के दरमियान, हर नैव बार के बाद कुछ स्पेस आ गया, एज यू कैन सी। इसीलिए हमने स्पेसर लगाया था। और सबका टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर करेंगे। तो आप देखिए जितना भी नैव बार का स्टार्टिंग था सबका टेक्स्ट सेंटर चला गया। कैसे गया आप यहाँ देख सकते हैं, सब में सेक्शन स्पेसर लगा हुआ है, एज यू कैन सी। सेक्शन स्पेसर, सेक्शन स्पेसर, समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब पॉइंट किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं सेक्शन स्पेसर लेने के बाद मैं बोलूंगा H2, क्योंकि सबके अंदर H2 लगा हुआ है। और मैं बोलूंगा फॉन्ट साइज को 1.4 रिम कर दो, सबका साइज चेंज होगा। मैंने कहा सबका सब H1 का कलर को #888 कर दो, ठीक है, ग्रे में चला गया। लेटर स्पेसिंग, LETTER, लेटर स्पेसिंग को मैंने बोला 2 पिक्सल कर दो, सबका लेटर स्पेसिंग चेंज हो गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने कहा अपर केस कर दो, सब अपर केस हो गया। मार्जिन बॉटम में हमने कहा 8 पिक्सल कर दो, सब 8 पिक्सल में बॉटम मार्जिन चला गया। एनिमेशंस में हमने कहा फेड अप 0.6 सेकंड्स, ईज और फॉरवर्ड। इसी तरीके से सेक्शन स्पेसर में जितना भी P है उसको भी टारगेट कर लेंगे। कलर को उसको मैं करता हूँ हेक्सा वैल्यू में 555, तो सबका कलर चेंज हो गया। फॉन्ट साइज में सबका चेंज कर दूंगा, लाइक 0.95 REM, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं अब सबका किस तरीके से सब सेम दिख रहा है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर की फ्रेम भी लिख दिया, ठीक है, की फ्रेम भी लिख दिया। और यहाँ पर होगा फेड अप, मैंने बोला फ्रॉम ओपेसिटी 0, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y 20 पिक्सल, यानी स्टार्ट यहाँ से होगा, एनिमेशन आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी, टू ओपेसिटी 1। हीरो सेक्शन में इस सब का हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, तो ये कुछ आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y 0, यानी ये चीज आपके लिए नया नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कैसे होता है। उसके बाद आप देखिए हमने क्या किया, हैमबर्गर को सिंपल से लिख लिया। इसको अगर मैं यहाँ से बंद करूं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बेसिकली हैमबर्गर मेन्यू है। ये आपको नजर नहीं आ रहा है अभी फिलहाल के लिए क्योंकि कलर की वजह से, इसको बट स्टाइल करेंगे। लेकिन जैसे मैंने नन किया, आप देखिए ये गायब हो गया, ठीक है। तो मैंने नन कर दिया क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल में ही दिखना चाहिए, इसलिए फ्लेक्स कॉलम कर दिया, यानी हैमबर्गर को फ्लेक्स कॉलम कर दिया हमने, ठीक है। कर्सर पॉइंटर गैप, और ये जो इंडेक्स है यानी बेसिकली जी इंडेक्स, यानी ये सबसे ऊपर दिखना चाहिए, इसलिए हमने जस्ट एक 1001 कर दिया। यहाँ पर आप 2 2 2 3 1 through 9 कुछ भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू होना चाहिए। बॉर्डर नन कर दिया हमने, बैकग्राउंड नन कर दिया, बॉर्डर नन कर दिया, और पैडिंग 5 दे दिया, ठीक है। ये हैमबर्गर जब दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्टाइल वहां पर आ रहा है। और हैमबर्गर नाम से हमने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूं आके एक्सप्लिसिटली, तो आप देख सकते हैं ये बटन हमारा हैमबर्गर नाम से बना हुआ है, ठीक है ऑलरेडी। और इसके अंदर आप देखिए स्पैन भी नजर आ रहा है ना आपको, तो इसके अंदर ये वही स्पैन है। हैमबर्गर के अंदर स्पैन लाओ, डिस्प्ले को ब्लॉक करो, विड्थ को इतना बना दो, बॉर्डर रेडियस इतना बना दो, और ट्रांजिशन इतना बना दो, ठीक है। जब ये आपको विजिबल होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। और अब आप देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ से अपना नैव बार को बना रहे हैं, ये नैव 1 है। तो नैव 1 में हमने क्या किया, आप देखिए नैव 1 को टारगेट किया, जिससे हमारा पूरा का पूरा नैव 1 टारगेट हुआ, ठीक है। हमने उसका बैकग्राउंड कलर को लीनियर ग्रेडियंट दे दिया, एक सिंपल सा कलर, तो इस वजह से देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। हमने पैडिंग ऊपर नीचे 0 रखा, राइट लेफ्ट में 40, तो लिहाजा यहाँ और यहाँ पर 40 हो गया। हाइट हमने 70 पिक्सल रखा, एज यू कैन सी हाइट 70 पिक्सल है। अभी आपको ओवरफ्लो करते हुए दिख रहा होगा, इसको सेटअप करेंगे, लेकिन एक हाइट देना जरूरी है अलाइन आइटम सेंटर करने के लिए, आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अलाइन आइटम सेंटर कर लिया। अलाइन आइटम सेंटर करके आप ही सोचेंगे कि ये क्यों अलाइन आइटम नहीं हुआ, उसका रीजन ये है कि इसमें एक्सप्लिसिटली अलग से डिस्प्ले फ्लेक्स
टेक्स्ट और अलाइन आइटम सेंटर लगेगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर दिया हमने, और पोजीशन को रिलेटिव कर दिया, और कुछ शैडो और कुछ बॉटम में बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने नैव बार को स्टाइल किया ही नहीं, हमने यहाँ पर क्या किया कि सिर्फ नैव बार का लेआउट को हमने सजा दिया कि ये हमारा फिक्स लेआउट होगा नैव बार का। अब नैव बार में जितनी भी चीजें हैं एक एक करके उसको हम लोग स्टाइल करेंगे, और इस पैटर्न के बारे में और इस स्टाइल यानी ये स्ट्रेटेजी के बारे में हमने इससे पहले भी बताया हुआ था आपको कि ऐसे ही एक्चुअली में हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने लोगो 1 किया, यानी नैव बार के अंदर लोगो 1 को टारगेट किया, नैव बार और लोगो 1 को टारगेट किया। उसके अंदर मैंने बोला फॉन्ट साइज चेंज कर दो, फॉन्ट वेट चेंज कर दो, और बैकग्राउंड को लीनियर दिया। तो जाहिर सी बात है ये नेक्सस आपको जो नजर आ रहा है इसका बैकग्राउंड लीनियर हो गया, और जाहिर सी बात है क्योंकि ये टेक्स्ट है तो इसका बैकग्राउंड लीनियर अगर होगा तो बैकग्राउंड में भी तो दिखेगा ना। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, यानी ये बैकग्राउंड के ऊपर ही आ जाएगा। हमने ऑलरेडी हीरो सेक्शन में काफी बार चेक किया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए वेब किट बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट, और यहाँ पर बैकग्राउंड क्लिप 2 बार इस्तेमाल किया गया। इसका क्या मतलब है, बेसिकली अगर ये नहीं चलेगा तो ये चला दो, ठीक है। तो ये हमें पता ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, तो ये अगर आप इस्तेमाल नहीं भी करते तो चलेगा वेंडर प्रीफिक्स इस पे, लेकिन इस पे इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसका एग्जांपल हमने काफी बार देखा है। लेटर स्पेसिंग को 1 कर दिया, एनिमेशन को हमने बताया लोगो पल्स 1, यानी ये एनिमेशन होगा 2 सेकंड का, ईज आउट, इन्फिनिट और ऑल्टरनेट होगा। आपको पता है ऑल्टरनेट, फॉरवर्ड, रिवर्स ऑल्टरनेट में क्या फर्क होता है। एडवांस सीएसएस में हमने ये सब कवर किया हुआ है। और इसके तुरंत बाद ही हमने लोगो पल्स 1 को कर भी दिया। क्या किया हमने बोला फिल्टर ब्राइटनेस 1 से स्टार्ट होगा, 1.3 होगा। अगर हम यहाँ से 2 कर दे या सीधा 6 कर दे तो आप देखिए आपको समझ में आएगा। मैंने जैसे रिफ्रेश किया, आप देखिए कलर नेक्सस का 0 से कैसे चेंज हुआ, एज यू कैन सी कलर कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा तो नहीं चाहते, तो मैं दोबारा से 1.3 करता हूँ, जिससे आप देखेंगे पहले डार्क रहेगा उसके बाद ये लाइट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आप इसको अपने मर्जी मुताबिक ट्वीक कर सकते हैं, और इसका सिंटेक्स ऑलरेडी आपको मालूम है कैसे लिखते हैं, राइट। इसके बाद लेट्स से मैं बोलता हूँ कि nav 1 टारगेट किया हमने, उसके अंदर से हमने nav लिंक्स को टारगेट किया, और उसके अंदर हमने बोला जितना भी ए यानी nav 1 nav लिंक्स के अंदर जितना भी ए है उसको टारगेट करो, और हमने बोला सबका कलर को कर दो #CCC, ठीक है, यानी इस कलर से रिप्लेस कर दो। तो nav 1 के nav लिंक्स के अंदर जाना है, इसका मतलब पहला nav बार को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, बाकी nav बार पे नहीं आएगा, क्योंकि बाकी nav बार में क्लास nav 1 नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो nav 1 के अंदर जो क्लास है nav लिंक्स, इसमें भी nav लिंक्स लगा हुआ है, इसमें भी nav लिंक्स है, लेकिन nav 1 के अंदर वो नहीं है, ये nav 3 के अंदर nav लिंक्स है, ये nav 2 के अंदर nav लिंक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग भी आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ फॉन्ट साइज हमने चेंज किया, 0.95 REM कर देते हैं। फॉन्ट वेट हमने चेंज किया लेट्स से 500 में। पोजीशन को हमने किया रिलेटिव इस तरीके से। पैडिंग को हमने चेंज किया 5 पिक्सल ऊपर नीचे और 0 पिक्सल राइट लेफ्ट में, और हमने बोला ट्रांजिशन होगा इसका कलर पे 0.3 सेकंड, यानी 0.3 सेकंड पे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये कहा कि nav 1 के अंदर, nav 1 क्लास के अंदर जो nav लिंक क्लास है उसके अंदर जितना भी ए है उसके बाद, यानी एलिमेंट के तुरंत बाद जितना भी ए है एलिमेंट उसके तुरंत बाद, तो सिर्फ 1 का बात हो रहा है यहाँ पर, और सिर्फ इनका बात हो रहा है, ठीक है। मोबाइल वाला भी और डेस्कटॉप वाला भी। आप देख सकते हैं ना, 2 आपको लिस्ट दिख रहा है ना, एक मोबाइल के लिए एक डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। अभी एक गायब हो जाएगा। हमने कहा कंटेंट को एम्प्टी रखो, एब्सोल्यूट पोजीशन करो, बॉर्डर को 2 पिक्सल कमा दो, लेफ्ट 0, विड्थ 0, हाइट 2 पिक्सल, बैकग्राउंड ये, और ट्रांजिशन होगा विड्थ में, यानी उसका विड्थ बढ़ाना है। विड्थ हमें 0 रखा ना, हाइट 2 पिक्सल है ना, तो नजर कहां से आएगा आपको, उसको बढ़ाना है हमें। तो हमने कहा विड्थ में ट्रांजिशन लगाएंगे हम लोग 0.4 सेकंड में, और क्यूबिक बिजार, और इसका बॉर्डर इतना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हमने बोला nav 1 के अंदर जो nav लिंक्स है उसके अंदर ए है, जब उस पे हवर हो उसका कलर को क्या करो, व्हाइट कर दो। अभी क्या कलर है इसका, इसको मैं कमेंट आउट करूंगा तब समझाऊंगा ना, आपको समझ में आएगा एक करके। अभी इसका कलर व्हाइट नहीं है, देखिए हवर करने पर पूरा व्हाइट हो रहा है, ठीक है। अभी इसका कलर तो ग्रे है ना, इस तरीके से। सेकंड हमने क्या लिखा, सेकंड हमने लिखा कि nav 1 के अंदर, nav लिंक्स के अंदर, यानी nav 1 के अंदर जो nav लिंक है उस क्लास के अंदर जितना भी एंकर टैग है उसके अंदर हवर करो, और हवर करते ही उस एलिमेंट के बाद, यानी ये जो है ये H1 ये होम लिखा है ना, इस होम के फौरन बाद, अब क्योंकि ये कॉलम है तो फौरन बाद नीचे से स्टार्ट होगा ना, यानी फौरन बाद से मुराद क्या है। अब देखिए फौरन बाद जब कहते हैं, मान लीजिए अब ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा फौरन बाद तो राइट हैंड साइड में होगा और पीछे बोलूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन एक चीज है ही कॉलम में, तो फौरन बाद तो नीचे आएगा ना, और पहले तो ऊपर आएगा, ठीक है। ये एनालॉजी दिमाग में रखना। अब आप देखिए, जब मैंने बोला फौरन बाद और ये कॉलम में है, तो होम के बाद क्या है, प्रोडक्ट है, तो बाद से मुराद है नीचे की तरफ। तो हमने यहाँ क्या बोला, देखिए हमने बोला nav 1 के अंदर जो nav लिंक है उसमें जाओ, तमाम एंकर टैग के ऊपर जब भी हवर हो तो उसके बाद आफ्टर, यानी नीचे विड्थ को 100% कर दो। ये विड्थ को हमने यहाँ पर 0% रखा था, तो 0 से विड्थ 100% होगा, ठीक है। विड्थ 100% होगा। हाइट कितना है, सिर्फ 2 पिक्सल, यानी एक तरफ से बॉर्डर की तरह होगा, और विड्थ 100 पिक्सल होगा, ठीक है। तो विड्थ 100 पिक्सल होगा, हाइट 2 पिक्सल है, एक तरफ से आपको बॉर्डर का तरह लाइन दिखेगा, और 4 सेकंड में होगा, ठीक है। और ये ट्रांजिशन में
हमने विड्थ को बदला था। तो इसका रिजल्ट क्या होगा आप देखिए इस तरीके से, एज यू कैन सी ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है ना, ये नीचे से आते हुए ये 2 पिक्सल का हाइट है, ये बॉर्डर नहीं है, ये 2 पिक्सल का हाइट है। अगर मैं यहाँ से इसको 20 पिक्सल कर दूं तो आप देखेंगे ये, अब आप देख रहे कितना मोटा सा आ रहा है, ठीक है। तो ये हाइट है 2 पिक्सल का, विड्थ 0 था इसीलिए 100 पिक्सल किया, और इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रांजिशन में बोला विड्थ को बदलना है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। और ये सिर्फ इतना ही जगह है, होम जितना बड़ा लिखा हुआ प्रोडक्ट है ना, ये 100% है उसके हिसाब से, ठीक है। इसीलिए आप देखिए ये उतना ही बड़ा हो रहा है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमने क्या कहा, nav1 के अंदर जितना nav लिंक है, उसके अंदर जितना एंकर टैग है, जब उन सब में हवर हो या उनमें से किसी में भी हवर हो, तो उस एलिमेंट के बाद, ये बाद नीचे इसलिए आया, राइट हैंड साइड में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये कॉलम है। अगर ये रो होता तो राइट हैंड साइड में आता, याद रखिए, ठीक है। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं टाइम लेकर समझा रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला nav1 के अंदर जो डॉट nav राइट है उसको पकड़िए, डिस्प्ले को फ्लेक्स करिए, अलाइन आइटम को सेंटर करिए और गैप को 15 पिक्सल करिए, ठीक है। और ये ऊपर नीचे इस तरीके से है, तो ये हमारा कमेंट आउट है। इसको अगर हम लोग कमेंट खोल देंगे तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। तो आप देखिए इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। अगेन नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स है, लेकिन होम के बाद अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो ये इसके नीचे आएगा, इसके राइट हैंड साइड में नहीं आएगा, क्योंकि हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है। और ये एक अलग से कंटेनर है छोटा सा। अगर मैं चाहूं कि इसके राइट हैंड साइड में आए तो मुझे होम को भी फ्लेक्स बनाना पड़ेगा, यानी होम का पेरेंट को फ्लेक्स बनाएंगे और होम के अंदर फ्लेक्स डालेंगे, तब जाके होम और होम के अंदर जो रहेगा वो राइट लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। जैसे हमने बटन्स, जैसे हमने लोगो और लोगो का एक जो हम लोग सिंबल बनाते थे उसमें हम लोग फ्लेक्स डालते थे एक्सप्लिसिटली, ताकि सिंबल और लोगो सेम लाइन पे दिखे। समझ में आया आपको, छोटा छोटा बारीक है लेकिन बारीकियां है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका फंडामेंटल बिल्ड होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो हमारा पीसी के लिए यानी डेस्कटॉप के लिए बन गया, और ये हमारा फोन के लिए है। ये एज यू कैन सी सेम चीज है, फोन के लिए जो कोना में चला गया अभी फिलहाल, इसको भी सजाएंगे। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने बोला nav1 में जाओ, उसके अंदर जो सर्च बॉक्स है उसके पास जाओ। तो सर्च बॉक्स हमारे पास ये था, हमने कहा उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करो। क्यों बोला, क्योंकि एक हमारे पास सर्च बार था, एक हमारे पास आइकन था, दोनों को हमें साइड बाय साइड करना था। देखिए वही एग्जांपल आ गया ना जो अभी मैं समझा रहा था। यहाँ पर अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स को बंद कर दूं, यानी इस तरीके से कर दूं, अब देखिए बाय डिफॉल्ट इसके नीचे यानी इसके बाद अगर कुछ आएगा तो इसका मतलब वो नीचे होता है, ठीक है। अगर इसको साइड बाय साइड करना है तो एक्सप्लिसिटली मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना पड़ता है। इसीलिए जब हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया, अब ये साइड बाय साइड आ गया, और जब ये साइड बाय साइड आया तभी अलाइन आइटम सेंटर बना सकते हैं। इसमें हमने बैकग्राउंड डाल दिया, कुछ बॉर्डर डाल दिया, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल कर दिया। तो आप देखिए ये बॉर्डर रेडियस आपका पूरा 50 पिक्सल हो गया। पैडिंग कुछ दे दिया, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, और ट्रांजिशन भी हमने दे दिया। और इसका विड्थ एक्सप्लिसिटली हमने बता दिया कि इसका विड्थ इतना ही होगा। इसको हम लोग बदल भी सकते हैं क्योंकि हमने फिक्स किया हुआ है। और जब रिस्पॉन्सिव होगा आप ये सोच रहे हो तो कैसे दिखेगा, तो विड्थ फिक्स रहेगा, इतना छोटा मोबाइल स्क्रीन में भी दिख जाता है प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हमने ये कहा nav बार के अंदर जो सर्च बॉक्स था उस पे जब फोकस हो, फोकस विद इन, ये आपको पता है एक सूडो क्लास है कि इनपुट के अंदर इस्तेमाल होता है कि जब उस पे फोकस हो, ये जो फोकस हो रहा है आप देखिए ना, फोकस पे कुछ काम हो रहा है ना, चेंज हो रहा है आपका, ये इस तरीके से चेंज हो रहा है फोकस पे। एज यू कैन सी ये देखिए फोकस होते ये बड़ा भी हो जा रहा है, कैसे करके हो रहा है। हमने कहा कि nav बार 1 के अंदर जो सर्च बॉक्स है जब उस पे फोकस हो तब क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है। तो आप देखिए फोकस होते ही बैकग्राउंड चेंज हो गया थोड़ा। उसके बाद हमने बोला कि बॉर्डर कलर को बॉर्डर कलर देना है, तो फोकस होते बॉर्डर कलर आ गया। हमने कहा जब उस पे फोकस हो तो विड्थ को 280 कर दो। आप देखिए यहाँ पर 220 है ना, यहाँ 280 है, तो जैसे हमने क्लिक किया विड्थ बढ़ गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये ऐसे इतना स्मूथ कैसे बढ़ रहा है, याद रखिए हमने ट्रांजिशन ऑल भी लगाया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, और हमने 4 सेकंड भी बोला हुआ था, ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, मैंने इसको 1 सेकंड किया, अब आप देखिए कितना फास्ट जाएगा, एज यू कैन सी कितना फास्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इसीलिए दिया था यहाँ पर 0.4 सेकंड, ताकि ये जो फोकस करने पर ट्रांजिशन होगा ना, ये स्मूथ ट्रांजिशन हमें दिखने को मिले, ठीक है। और इसके बाद तो हमने कुछ बॉर्डर बॉक्स लगा दिया, वो आपको ऑलरेडी मालूम है, यानी बॉक्स शैडो लगा दिया, वो आपको ऑलरेडी मालूम है। इसके बाद हमने कहा कि nav बार 1 के अंदर जो क्लास है सर्च बॉक्स, उसके अंदर आपको एक इनपुट मिलेगा, यानी यही वाला इनपुट की बात कर रहे हैं, जो इनपुट है हमारा, ये इनपुट मिलेगा। उस इनपुट में क्या करो, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दो। तो हमने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दिया, बॉर्डर को नन कर दिया, आउटलाइन को नन कर दिया, कलर को व्हाइट कर दिया। देखिए आप कलर व्हाइट, अगर मैं कुछ लिखूंगा कलर व्हाइट, समझ में आ रहा है आपको, क्यों व्हाइट किया, क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है ना। फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, विड्थ 100% कर दिया। किसका विड्थ 100% किया, ये इनपुट का विड्थ 100% है, यानी वो जिस जगह पर है उसका 100% लेगा। और मार्जिन लेफ्ट कर दिया। मार्जिन लेफ्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिखाना है ना, इस वजह से। अब यहाँ क्या किया, तब देखिए हमने बोला nav बार 1 के अंदर जाओ, सर्च बॉक्स के अंदर जाओ, उसमें जो इनपुट है उसका प्लेस होल्डर, ये क्या है, यानी डबल कोलन लगाते हैं तो आपको पता है सूडो एलिमेंट आप टारगेट करते हैं। सूडो एलिमेंट में से एक सूडो एलिमेंट ऐसा भी है ना जिसमें आप प्लेस होल्डर का कलर भी बदल सकते हैं। आइडियली तो हम लोग प्लेस होल्डर का कलर नहीं बदलते, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो इवन आप प्लेस होल्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। यानी ये प्लेस होल्डर जो नजर आ रहा है ना, एक तो ये होता है, एक होता है प्लेस होल्डर। अभी आपको प्लेस होल्डर किस कलर में दिख रहा है, आप देखिए ये कलर है, लेकिन इसको मैं यहाँ से उठा के अगर रेड में लेके चला जाऊँ ना ऐसे, तो आप देखिए प्लेस होल्डर का कलर ही बदल गया। जैसे मैं लिखना शुरू करूंगा फिर नहीं आएगा, लेकिन प्लेस होल्डर का कलर बाय डिफॉल्ट कुछ दिखता है, तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें सूडो
एलिमेंट में आना पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ से सेव किया, एज यू कैन सी। ठीक है, प्लेस होल्डर का हमने कलर बदल दिया, ये कलर हो गया। इसके बाद हमने कहा कि nav bar 1 के अंदर जो सर्च बॉक्स है ना, उसमें एक आई एलिमेंट मिलेगा। आप बोलेंगे आई क्या है? ये फॉन्ट ऑसम से आया हुआ आई है, ये आई फॉन्ट ऑसम से आया हुआ। आप देखिए nav bar के अंदर, यानी ये nav 1 के अंदर जो सर्च बॉक्स है उसके अंदर आई एलिमेंट मिल गया। ठीक है, पूरा नेविगेट हम लोग कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। तो उसमें हमने क्या बोला, उसका कलर भी बदल दो। तो बेसिकली ये जो फॉन्ट ऑसम से हमने आइकन लाया था ना, ये सर्च वाला, इसको भी बदल दिया हमने, इसका कलर भी चेंज किया ताकि ये मैच कर सके। अगर हम इसको कमेंट कर देंगे तो आप देखिए इसका कलर पूरा व्हाइट है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, फॉन्ट साइज बदल दिया, इसको भी ट्रांजिशन दे दिया हमने। उसके बाद हमने क्या बोला, आप देखिए इस तरीके से इसको ट्रांजिशन में क्या दिया। आप देखिए हमने ये कहा कि इसका ट्रांजिशन में कलर बदलो। किसका कलर बदलो? ये आइकन का कलर बदलो। तो हमने बोला ट्रांजिशन कलर में होगा 0.3 सेकंड में। हमने ये बोला फिर कि nav bar 1 के अंदर जाओ, सर्च बॉक्स के अंदर जाओ, फोकस कब होगा? फोकस किसमें होगा? जब आई में फोकस हो। याद रखिए, आई में फोकस हो। तो जब भी सर्च बॉक्स में फोकस होगा इसका मतलब आई में फोकस होगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों भाई? इसका पीछे रीजन यहाँ देखिए, ये छोटा छोटा बात होता है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने बोला कि जब आई पे फोकस हो, तो द मोमेंट आप इनपुट पे फोकस करते हैं ना, तो इसका मतलब इस डिफ पे फोकस कर रहे हैं, और इस डिफ पे फोकस कर रहे हैं मतलब आई पे भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने बोला आई पे फोकस हो तो कलर को रेड कर दो। ये किसका कलर के बारे में बात हो रहा है? आई का कलर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोला हमने, वापस से देखिए, nav bar 1 के अंदर जो सर्च बॉक्स है, जब सर्च बॉक्स पे फोकस हो, जब सर्च बॉक्स पे फोकस हो, सर्च बॉक्स कौन सा है? ये पूरा का पूरा डिव है। हमने ये नहीं बोला जब आई पे फोकस हो। आई पे फोकस तो हो ही नहीं सकता, आई तो एक आइकन है ना। तो हमने बोला जब सर्च बॉक्स पे फोकस हो तो आई का कलर को बदल दीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा। दिखने में सिंपल लगता है यहाँ पर nav bar, ये दिखने में बड़ा सिंपल लगता है कि कोई बना लेगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी मोस्टली बिगनर क्या, मोस्टली इंटरमीडिएट लोग भी इसको पढ़ नहीं सकते प्रॉपर तरीके से कि इसको यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, जो पढ़ सकते हैं वो काफी एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं, या फिर वो ऐसे ही लोग होते हैं ना जिन्होंने टाइम दिया है इस पे। ठीक है, कुछ लोग आपको बोलते हुए नजर आएंगे कि 2 हफ्ता में CSS कर लीजिए, 4 हफ्ता में जावास्क्रिप्ट कर लीजिए, 1 महीना में रिएक्ट कर लीजिए और आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों से अगर आप पूछेंगे ना ये कोड दिखाकर कि क्या होता है, या फिर ये nav bar दिखाकर उनसे पूछेंगे कि बताओ इसका कोड क्या होगा, तो फिर आपको लग पता जाएगा कि कितना लोग सीख सकते हैं 2 हफ्ते में, और जो लोग महीनों लगाते हैं CSS सीखने में, क्या वो पागल है? ठीक है, तो पॉइंट इसकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो 2 हफ्ता लगा रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन वो फिर खुद को बहुत एडवांस डेवलपर भी ना समझे, वो ऊपरी सतह पर ही है। हाँ, अब जब लोग बोलते हैं कि AI आया है आपका जॉब ले लेगा, तो हाँ 2 हफ्ते वाला का जॉब जरूर ले लेगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर प्रॉब्लमेटिक है, अंडरस्टैंडिंग है तो फिर ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पे ही फोकस करते हैं, इसलिए मैं लिख के अब नहीं दिखा रहा हूँ भाई, लिखना तो आपको आ चुका है, हजारों लाइन हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे। ओके, अब आप कहेंगे ये बॉक्स का क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा? तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट लिखा। ये जावास्क्रिप्ट क्या है जरा गौर से देखिए, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये एक बार समझा दूंगा सब nav bar के लिए सेम काम करेगा। मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने बोला टॉगल मेन्यू। हर एक में टॉगल मेन्यू आपको दिखेगा। आप देखिए टॉगल मेन्यू, यहाँ भी टॉगल मेन्यू, यहाँ भी टॉगल मेन्यू, लेकिन सब में टॉगल मेन्यू के बाद पैरेंथेसिस के अंदर एक एक nav bar का नाम है। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 मिलेगा आपको, यहाँ 4 मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको nav ID बना दिया, यानी ID 1 है तो nav bar 1, ID 2 है तो nav bar 2 है, एंड सो ऑन। इसके बाद हमने कॉन्स्ट लिया nav। वैसे ये चीज हम लोग इन डिटेल DOM मैनिपुलेशन में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के फेज में, पर अभी हम लोग जैसे इसको समझ रहे हैं ऊपर से। हमने कहा कि nav ID को टारगेट करो। nav ID जहां पर भी था हमने उसको टारगेट किया और nav बना के रख दिया। ठीक है, क्योंकि ID हमने लगाया हुआ था ऑलरेडी। उसके बाद हमने बोला मोबाइल, हमने बोला कि nav ID के बाद मोबाइल लिख दो। क्यों मोबाइल लिख दो हमने कहा, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर मोबाइल 3 nav है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए nav 4 मोबाइल है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो nav 2 मोबाइल है यहाँ नीचे, और 1 में देखेंगे तो nav 1 मोबाइल है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि पहले तो nav ID को लेके आओ, क्योंकि nav ID में 1 2 3 4 मिल जाएगा, प्लस हमने अलग से यहाँ पर हाइफन देके मोबाइल खुद से लगा दिया, क्योंकि सब में मोबाइल लगा है, सिर्फ nav का ID बदल रहा है। तो ID तो हमें ऑलरेडी यहाँ से मिल जा रहा है ना, गेट एलिमेंट बाय ID से। समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं भी आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, जावास्क्रिप्ट में बहुत डिटेल से समझेंगे हम लोग इसको। उसके बाद मैंने कहा कि हैमबर्गर को, यानी nav डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यानी nav के अंदर जो भी हैमबर्गर है सबको लेके आओ, और मैंने हैमबर्गर को यहाँ बना लिया। तो nav में भी हमारे पास nav का ID है, मोबाइल में हमारे पास जो मोबाइल के लिए nav बार होगा, जिसमें हमारा अलग से आइकन्स है, लिंक्स है, सर्च बार जिसमें है वो सर्च बार है, और हैमबर्गर मेन्यू है। इसके बाद हमने बोला क्लोज अदर मेन्यू फर्स्ट। हमने क्या बोला, तमाम मोबाइल मेन्यू को टारगेट करिए, और आप बताइए कि मेन्यू डॉट ID अगर नॉट इक्वल टू div ID है, यानी आपने जिस पे क्लिक किया है, अगर मेन्यू में वही ID नहीं है जो ID पे आपने क्लिक किया है, तब जाके आपको ओपन करना है। यानी आसान शब्दों में अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट
जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे कैसे होता है। आसान शब्दों में अगर एक चीज ऑलरेडी ओपन है तो आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं कि भाई ये ओपन है कि नहीं। मसलन एक हैमबर्गर है, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो भाई ये हैमबर्गर ओपन था कि नहीं था, अगर क्लोज था तो ही ओपन करना है ना, अगर ओपन था तो क्लोज वापस से ओपन थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने न्यू क्लास लगाया, ये डायनेमिक क्लास हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ से ओपन। इसी तरीके से हमने हैमबर्गर को पकड़ा और हमने यहाँ पर एच यानी हैमबर्गर मेन्यू को एच ले लिया और नॉट इज इक्वल टू एच तो हमने रिमूव कर दिया एक्टिव से, यानी क्लोज और ओपन का लॉजिक है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने बोला हैमबर्गर क्लास टॉगल एक्टिव और ये ओपन, यानी कौन सा हैमबर्गर मेन्यू खुला है नहीं खुला है उसके बारे में, यानी मोबाइल वाला है तो खुला होगा, मोबाइल वाला नहीं है तो नहीं खुला होगा, यानी मोबाइल है और हैमबर्गर में क्लिक है तो वो एक्टिव है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एड इवेंट लिस्नर की मदद से हमने यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लिखा है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करने लग जाऊं तो फिर टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा और मैंने चाहता कि डिस्कस करके यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊं, क्योंकि ये हमारा डेडिकेटेड सीएसएस के ऊपर है। लेकिन बस हमने कुछ लॉजिक लिखा है टॉगल करने के लिए, हैमबर्गर मेन्यू आएगा और जाएगा, ये मीडिया क्वेरी से होगा, लेकिन जब आएगा उस पर क्लिक करने पर ये सेक्शंस दिखेगा, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में है, ठीक है, सिर्फ दिखाना, स्टाइलिंग तो सीएसएस में ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला कि नैव के अंदर जाइए, हैमबर्गर के पास जाइए, उसमें स्पैन है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए। उसके बाद हमने बोला कि नैव के अंदर जाइए, हैमबर्गर में जाइए, अगर वो एक्टिव हुई है, एक्टिव कहां से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। और उसके बाद हमने बोला स्पैन का एनएच चिल्ड्रन, यानी जितना भी ऑड नंबर, अब ये एनएच चिल्ड्रन क्या है याद करिए, टेबल्स, अगर एचटीएमएल आपने पढ़ा है तो टेबल्स में हमने ये चीज डिस्कस किया था और इवन सीएसएस के सूडो क्लासेस में भी हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। इवन ऑड कुछ बेसिक लॉजिक लगाकर हम लोग इससे काम लेते हैं, ज़ेब्रा स्ट्राइप्स वगैरह इसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमने कहा कि इसको 1 दे दो और उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी जो हैमबर्गर मेन्यू है वो ट्रांसफॉर्म होगा, वो रोटेट होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब बोलेंगे दिख तो कुछ रहा नहीं है और यहाँ पर ये ऐसा क्यों दिख रहा है, तो इसका सीएसएस अभी तक हमने लिखा नहीं है, एक साथ सब नैव बार का सीएसएस हम लोग लिखेंगे जो मोबाइल के लिए हो, ठीक है। उसके बाद हमने बोला नैव बार 1 हैमबर्गर मेन्यू अगर एक्टिव है तो एन चाइल्ड 2 को पकड़ो, ओपेसिटी को 0 कर दो और स्केल 0 कर दो, ठीक है। ये हैमबर्गर जब हम लोग देखेंगे ना तब दोबारा से यहाँ पर आके मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप इस तरफ देखें, गौर करें, मैं इसको अगर यहाँ से बड़ा करूं लाइक दिस, तो एक्चुअली में हमारा ये नैव बार पूरा रेडी है, एक्चुअली में नैव बार रेडी। आप बोले कहाँ से रेडी है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, ये चीज जैसे गायब होगा ना नैव बार हमारा पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्सप्लिसिटली इसको इस तरीके से कमेंट करके दिखाऊं ना तो आप देखिए ये हमारा नैव बार पूरा रेडी है, एज यू कैन सी स्क्रॉल बार भी चला गया, ठीक है, हमारा नैव बार रेडी है। लेकिन इसको हम लोग डिजाइन करेंगे तो इस वजह से मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, हमारा नैव बार बिल्कुल रेडी है, यानी यही हमारा नैव बार है बेसिकली, ठीक है। ये फर्स्ट नैव बार था हमारा, रिस्पॉन्सिवनेस और इसको एक साथ काम करेंगे। तो अब आइए नैव बार 2 को थोड़ा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप देखेंगे नैव बार 2 में भी बहुत सारा चीज सिमिलैरिटीज, यानी बहुत सारा सिमिलर चीजें रिपीट होगा। अब देखिए नैव बार 2 में हमने क्या लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले नैव बार 2 में रैपर दिया और रैपर के ऊपर ये रैपर मेन है, इसके ऊपर पूरा नैव बार है बाय द वे। इस पर हमने ग्रेडियंट दिया, सिंपल सी बात है, और पैडिंग वगैरह दे दिया, ठीक है। तो ग्रेडियंट की वजह से ये कलर आपको ग्रेडियंट में नजर आ रहा है और ये इस तरीके से पूरा एक भीड़ सा लगा पड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने नैव 2 को एक पिक्सल दिया, हमने बोला मैक्सिमम विड्थ इसका 1200 पिक्सल ही हो सकता है, यानी वाइड स्क्रीन से बड़ा नहीं जाएगा ये। इसके बाद मार्जिन ऊपर नीचे 0 और राइट लेफ्ट में ऑटो, यानी अब ये बीच में सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सी ये सेंटर में है, यानी अपने डिफ के हिसाब से सेंटर में है। इसका कुछ बैकग्राउंड दे दिया हमने और बैकड्रॉप ब्लर दे दिया हमने, थोड़ा सा ब्लरिश इफेक्ट आएगा। इसी तरीके से इसमें हमने बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर कर दिया हमने, यानी जाहिर सी बात है यही चीज है लेकिन वेबकिट के साथ दिया है, तो स्टैंडर्ड वाला ही ठीक है, वेबकिट वाला अगर आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। बॉर्डर हमने दे दिया यहाँ पर बेसिक, एज यू कैन सी ये बॉर्डर नजर आ रहा है आपको, बॉर्डर रेडियस दे दिया हमने जो भी आपको नजर आ रहा है, पैडिंग भी नजर आ रहा है आपको, हाइट हमने दे दिया, ये पूरा का पूरा नैव बार का हाइट आ गया, यानी ये बेसिकली हमारा इसका पूरा हाइट है, ठीक है। अगर मैं इस हाइट को बंद करूं तो आप देखिए ये बड़ा हो गया, तो मैंने एक्सप्लिसिटली छोटा हाइट रखा है। डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो सब एक के बाद एक आ गया, अलाइन आइटम सेंटर किया तो सब बेस लाइन में, भले आपको बेस लाइन समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बाकी कंटेंट ठीक तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, लेफ्ट से हमने पिक्सल और राइट से हमने मार्जिन दिया है, तो आप देखिए लेफ्ट में मार्जिन और राइट में मार्जिन है, और पोजीशन को रिलेटिव किया क्योंकि इसके अंदर हमें और सारा चीज करना है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, बल्कि इसको अगर मैं अनकमेंट करूँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने बोला नैव बार 2 के अंदर जो लोगो है उसको पकड़ो, ये लोगो था हमारा ना, ये हमने बोला फॉन्ट साइज बढ़ाओ तो ये बढ़ गया, हमने बोला फॉन्ट वेट कलर डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या हुआ, ये लोगो और ये क्वांटम दोनों आसपास आ गया, पहले ये नीचे था, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को बंद करूं तब देखिए ये नीचे है। इसके बाद अलाइन आइटम सेंटर किया तो अलाइन आइटम सेंटर करने से ये दोनों बेस लाइन पे आ गया और गैप हमने दे दिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला ये जो नैव बार 2 है, ये जो नैव बार 2 है इसके अंदर लोगो है, उसके अंदर आपको एक आई मिलेगा। आई क्या था, ये लोगो फॉन्ट ऑसम से जो आया है, हमने कहा उसको पकड़ो और उसका फॉन्ट साइज को चेंज करो। हमने फॉन्ट साइज को चेंज किया क्योंकि लोगो में फॉन्ट साइज 1.5 रेम था, आरईएम था, तो ये आई ने उससे इनहेरिट किया, लेकिन आई का हमने फॉन्ट साइज को चेंज किया 1.3 आरईएम कर दिया। उसके बाद हमने बोला भाई इसमें एनिमेशन होगा, स्पिनिंग होगा,
4 सेकंड में होगा, लीनियर होगा क्योंकि एक तरफ ही घूम रहा है, और इन्फिनिट होगा यानी होता रहेगा। तो स्पिनर हमने क्या बोला, स्पिन को लिया 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होगा, यानी पूरा घूमता रहेगा, सर्कल रोटेशन होगा। तो स्टार्ट होगा 0 से और खत्म होगा 360 पे। कब तक होगा, इन्फिनिट होता ही रहेगा। इतना सिंपल तो आपको ऑलरेडी आता है। इसके बाद हमने क्या बोला, nav 2 के अंदर जाओ और तमाम nav लिंक के पास जाओ, यानी ये लिंक के पास जाओ और जस्टिफाई यानी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। जैसे ही मैंने फ्लेक्स हटाया ये आगे पीछे आ गया, ठीक है, ऊपर नीचे डिस्प्ले फ्लेक्स किया ये इस तरीके से आ गया। तो जाहिर सी बात है अब ये वाला भी आउटफ्लो यानी ये भी फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो, जैसे ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने बोला अलाइन आइटम सेंटर करो, तो ये अलाइन आइटम हो गया सेंटर और गैप दे दिया हमने, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर वाला nav बार के बारे में हमने किया हुआ था। इसके बाद आप देखिए हमने क्या किया, हमने बोला nav बार 2 के अंदर जितना भी nav लिंक है, क्लास है, उसके अंदर जितना भी ए है उसका कलर को क्या करो, चेंज कर दो। तो आप देखिए कलर चेंज हो गया, फॉन्ट साइज चेंज कर दो, फॉन्ट वेट चेंज कर दो, ये थोड़ा बोल्ड भी नजर आ रहा है, पैडिंग चेंज करो, बॉर्डर रेडियस चेंज करो। आप बोलेंगे बॉर्डर रेडियस चेंज करो, बॉर्डर तो है नहीं, अभी बॉर्डर आएगा, बॉर्डर रेडियस चेंज करो, ट्रांजिशन करो और पोजीशन को रिलेटिव करो। तो क्योंकि हमने ट्रांजिशन ऑल डाला है तो कोई एक प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, nav बार 2 के अंदर जो nav लिंक क्लास है उसके अंदर जितना भी एंकर टैग है, जब उसमें से किसी में भी हवर हो तब क्या करो, बैकग्राउंड को चेंज करो, कलर को चेंज करो और ट्रांसफॉर्मेशन वाई करो, यानी इस तरीके से, एज यू कैन सी इस तरीके से, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस कहां अप्लाई हो रहा है, यहाँ अप्लाई हो रहा है 10 पिक्सल। समझ में आया। इसके बाद हमने बोला nav बार 2 के अंदर जो डॉट nav राइट है, यानी जो जिसके अंदर सर्च बॉक्स वगैरह होता है, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करो। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हुआ कि आपको पता है सर्च बार और उसका आइकन होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से वो दोनों हो जाता है। अलाइन आइटम सेंटर किया, गैप दे दिया, दोनों के अंदर कुछ गैप हो। उसके बाद हमने बोला nav बार 2 के अंदर जो सर्च बॉक्स है, इससे पहले nav बार 1 के अंदर सर्च बॉक्स था, अब nav बार 2 हो गया। इसी तरीके से आगे भी nav बार 3 और nav बार 4 होगा, सर्च बॉक्स सब में है। हमने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स करो, अलाइन आइटम सेंटर करो, बैकग्राउंड दो, हमने दे दिया तीनों का बैकग्राउंड, बॉर्डर दे दिया हमने, एज यू कैन सी बॉर्डर नजर आ रहा है आपको, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल, आपको रेडियस भी नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने बोला पैडिंग दे दीजिए कुछ, और हमने बोला ट्रांजिशन होगा ऑल 4 सेकंड में ईज, और विड्थ हमने कितना दिया 200 पिक्सल। तो ट्रांजिशन होगा मतलब हमने बोला कि अच्छा ट्रांजिशन में हमने यहाँ पर ऑल दिया, ऑल का मतलब जिसमें भी ट्रांजिशन लगाएंगे सब में ट्रांजिशन होगा। एक्सप्लिसिट हमने बताया नहीं कि कलर में ट्रांजिशन दो या विड्थ में दो। इससे क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमने ट्रांजिशन ऑल लगाया, विड्थ 200 पिक्सल किया। फिर हमने बोला कि nav बार 2 के अंदर जाओ, जो सर्च बॉक्स डिव है, जब उस डिव में फोकस हो, अगेन डिव में फोकस हो, तो डिव में फोकस होगा तो आई में भी फोकस हुआ और इस पे भी फोकस हुआ। तो जब डिव में फोकस हो तो बैकग्राउंड कलर बदलो, तो आप देखिए सबका पूरा बैकग्राउंड कलर बदल रहा है। इसी तरीके से बॉर्डर कलर बदलो, पूरा बॉर्डर कलर बदल रहा है, एज यू कैन सी पूरा बॉर्डर कलर बदला और विड्थ भी पूरा चेंज हुआ। उसके बाद हमने बोला एक्सप्लिसिटली कि nav बार 2 के अंदर जाइए और सर्च बॉक्स डिव के अंदर जाइए और इनपुट के अंदर जाइए, यानी अब जितना भी इनपुट है सर्च बॉक्स के अंदर उस पर अप्लाई होगा। तो इनपुट एक ही था, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करिए, ट्रांसपेरेंट हो गया हमारा, पीछे का आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है। बॉर्डर नन करिए, आउटलाइन नन करिए, कलर को व्हाइट करिए, फॉन्ट साइज और विड्थ को 100% रखिए और मार्जिन लेफ्ट दीजिए। मार्जिन लेफ्ट क्यों, यस कमेंट में आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर आइकन लगा पड़ा है, यानी सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रेटेजी, सेम पैटर्न। इसके बाद हमने बोला div 2 में जाइए, यानी nav बार 2 में जाइए, उसके अंदर सर्च बॉक्स क्लास मिलेगा, उसमें जाइए, इनपुट होगा उसके अंदर जितना भी, उन सब में प्लेस होल्डर होगा, उसका कलर बदल दो भाई। अब देखिए प्लेस होल्डर का कलर बदल गया, वहां पर हमने चेंज किया था, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने बोला कि nav बार 2 के अंदर जाइए, सर्च बॉक्स के अंदर जाइए और इसके अंदर आपको एक आई एलिमेंट मिलेगा। आप क्या करिए, आई एलिमेंट का भी कलर बदल दीजिए। तो आप देखिए इसका भी कलर बदल गया और फॉन्ट साइज भी बदल दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1, तो आप देखिए ये सर्च बार कितना बड़ा दिख रहा है, हालांकि प्लेस होल्डर छोटा है, सर्च बार बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको दिखा भी रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये प्रोफाइल, आइए इसको भी देख लेते हैं। अब आप देखिए हमने क्या किया, आपको ये प्रोफाइल दिख रहा है, एज यू कैन सी। अब देखिए दोनों जगह प्रोफाइल दिख रहा है क्योंकि दोनों में सेम क्लास लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, मैंने बोला nav बार 2 के अंदर एक प्रोफाइल क्लास है, उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स करिए। फ्लेक्स क्यों करिए, क्योंकि यहाँ पर इसको और इसको राइट लेफ्ट दिखाना था, इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स करिए। अलाइन आइटम सेंटर करिए ताकि वो बेस लाइन पे आ जाए। गैप 10 पिक्सल दीजिए, कर्सर पॉइंटर दीजिए, ऑफकोर्स कर्सर पॉइंटर होगा क्योंकि ये एक प्रोफाइल है। हमने बोला ऊपर में 5 पिक्सल पैडिंग, राइट साइड में 12 पिक्सल, नीचे 5 पिक्सल और लेफ्ट साइड में 5 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस को 50 कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉर्डर रेडियस इस तरीके से घूम गया, ठीक है, 50। ट्रांजिशन हमने बोला इस पे होगा ऑल, ठीक है, 3 सेकंड में ट्रांजिशन होगा, 0.3 सेकंड और ईज। बैकग्राउंड कलर हमने इसका चेंज कर दिया और बॉर्डर को 1 पिक्सल सॉलिड और एक कलर दे दिया, ठीक है, इस तरीके से, एज यू कैन सी ये बॉर्डर है। अब हमने क्या बोला कि nav बार 2 के अंदर जो प्रोफाइल क्लास मिलेगा उस पे जब हवर हो, यानी ये इस पे जब हवर हो, ठीक है, तब क्या करो, इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करो और इसको स्केल करो, बड़ा करो। तो अब देखिए बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, एज यू कैन सी, ठीक है। इसके बाद हमने बोला कि nav बार 2 के अंदर जो प्रोफाइल अवतार है, दिस इज, जिसमें जेडी नजर आ रहा है आपको, ये जब ये जो है इसका साइज बताओ, इसका साइज विड्थ 36 पिक्सल करो। समझाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं 60 कर देता, आप देखिए विड्थ किस तरीके से बढ़ गया और आप देखिए इसका भी विड्थ चेंज हो रहा है क्योंकि दोनों में सेम क्लास लगा है, ठीक है। तो मैं विड्थ को दोबारा से इतना कर देता हूँ। तो मैंने विड्थ को भी इतना किया, हाइट को भी इतना किया ताकि ये सर्कल बन जाए। आप बोलेंगे ये सर्कल नहीं हुआ, ये तो सर्कल है, ये क्योंकि दब गया ना, यहाँ पर अलग से कुछ है, जब ये हटेगा तो फिर ये भी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो
सर्कल होगा इसी वजह से होगा क्योंकि हाइट और विड्थ हमने सेम दिया और बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया, इसी से सर्कल बनता है। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट में हमने 2 कलर दे दिया, ये तो आपको पता ही है। और फिर डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया हमने, फॉन्ट वेट चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, कलर व्हाइट कर दिया, अंदर में आप देखिए ये व्हाइट कलर का है, और शेडो वगैरह दे दिया। उसके बाद हमने बोला कि भाई नैवबार 2 के अंदर जो प्रोफाइल इन्फो है, यानी ये प्रोफाइल इन्फो जॉन डियो एंड एडमिन, ये इसको क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स करो और डायरेक्शन कॉलम करो। यानी एक्सप्लिसिटली हमने इसका डिस्प्ले को फ्लेक्स किया, द मोमेंट फ्लेक्स करेंगे ये राइट लेफ्ट आ जाएगा, यानी जॉन डियो और उसके राइट हैंड साइड में एडमिन दिखेगा, लाइक यहाँ पर एडमिन नजर आएगा आपको, तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने कॉलम किया ताकि एडमिन नीचे आ जाए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बोला, नैवबार 2 में जो प्रोफाइल नेम है यानी जॉन डियो, इसका फॉन्ट साइज चेंज करो, फॉन्ट वेट चेंज करो और कलर चेंज करो। और फिर नैवबार 2 के अंदर जो प्रोफाइल रोल है, उसका रोल का मतलब ये एडमिन, इसका कलर को आप देखिए मैंने चेंज कर दिया और इसका फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया। इसके बाद हमने हैमबर्गर मेन्यू को सजाया, ये बिल्कुल सेम वैसे ही सजाया ना जैसे हमने, मैं यहाँ पर अगर हैमबर्गर में जाके ऊपर आपको दिखाऊं, ये इससे पहले भी हमने हैमबर्गर सजाया था ना, बिल्कुल ऐसा ही था, सेम चीज था, बस कलर्स वगैरह थोड़ा सा डिग्री वगैरह हमने चेंज कर दिया, दैट्स इट, बाकी सब सेम है। देख लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर भी सेम काम किया, बस कलर अलग है, रोटेट डिग्री थोड़ा सा अलग है, एनएच चाइल्ड यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और ये हम लोग एंड में देखेंगे राइट कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो 2 नैवबार हमने यहाँ पर डिटेल बना लिया। आप सोच रहे होंगे ये उतना अच्छा और इंप्रेसिव तो लग नहीं रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये इसको थ्रो आउट कर रहा है, यानी इसको स्पेस नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, इस वजह से आपको अजीब लग रहा है। लेकिन जैसे ये दोनों को मैं एक साथ मोबाइल मेन्यू में सजाऊंगा ना, तब आप देखेंगे कितना इंप्रेसिव लगेगा, और इवन आप राइट साइड को देख के भी समझ सकते हैं कितना सही लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला नैवबार हो गया जो कि डार्क स्लीक स्टाइल का था, और ये हमारा दूसरा नैवबार हो गया जिसमें हवर कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये ग्लास मॉर्फिज्म स्टाइल का हो गया। ठीक है, अब हम लोग बना लेते हैं नैवबार 3 नियॉन ग्लो और नैवबार 4 वार्म एलिगेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि नैवबार 3 और 4 भी लगभग सेम तरीके से बनेगा। हाँ, बिल्कुल लगभग सेम तरीके से बनेगा, सब चीज यहाँ पर अब नैव 3 हो जाएगा, और अगर प्रोफाइल है तो प्रोफाइल होगा, सर्च बार है तो सर्च बार होगा। ठीक है, तो ये उसको भी देख लेते हैं। तो नैवबार 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी जहां तक बात है इस चीज की और जहां तक बात है इस चीज की, इन दोनों को हम लोग जब मोबाइल के लिए CSS लिखेंगे तब ये दोनों सेटअप हो जाएगा और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन सब में क्लासेस बहुत सिमिलर लगा हुआ है। तो जिस तरीके से हमने 2 नैवबार बनाया, ये थर्ड वाला नैवबार को भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या अलग चीजें, यहाँ पर क्या चेंज होगा या यहाँ का क्लास कैसे लिखते हैं वो भी समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, नैव 3 को टारगेट किया। क्यों नैव 3 को टारगेट किया, क्योंकि नैव 3 स्टार्ट ही इसी से होता है ना, यानी नैवबार 3 एज यू कैन सी नैवबार 3 में एक सेक्शन रैपर है, उसके बाद नैवबार स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नैव 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है क्लास के लिए तो हमने नैव 3 ही लगाया जिसको हम लोग स्टाइल करेंगे, और आईडी तो जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, नैव 3 में हमने बैकग्राउंड को 0 यानी ब्लैक रख लिया, एज यू कैन सी इसका बैकग्राउंड और यहाँ का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है। पैडिंग में हमने ऊपर नीचे 0 दिया, राइट लेफ्ट पे 40 दिया, और कुछ हाइट दिया ताकि हम लोग इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सके और अलाइन आइटम लगा सके। डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दिया, इस वजह से ये राइट लेफ्ट में हो गया। अलाइन आइटम सेंटर किया ताकि ये अलाइन हो जाए। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया, पोजीशन रिलेटिव किया क्योंकि इसके अंदर हम लोग पोजीशन इस्तेमाल करने वाले हैं, और बॉर्डर 1 पिक्सल दिया जो कि ब्लैक में है, इस वजह से आपको उतना ज्यादा अच्छे से ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर किया। ये जितना भी नैवबार है ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग नैवबार को डिजाइन करना शुरू करेंगे। इससे पहले जो सेकंड नैवबार है हमने ऐसे ही किया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था, फिर फर्स्ट नैवबार में भी हमने ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया था। अब स्टाइल लिखेंगे, तो इसका स्टाइल कैसे करके लिखेंगे, हमने क्या लिखा, हमने बोला नैवबार 3 आफ्टर, यानी नैवबार 3 के बाद। तो नैवबार 3 तो ये पूरा है ना, ये पूरा नैवबार 3 है, इसके बाद यानी इसके नीचे। तो नैवबार 3 के बाद क्या करना है, हमने कंटेंट को एम्प्टी रखा, पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया, इसीलिए हमने ऊपर पोजीशन को रिलेटिव किया था यहाँ पर, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। बॉटम 0 कर दिया तो बिल्कुल नैवबार 3 के नीचे आ जाएगा वो। लेफ्ट भी 0 कर दिया तो क्या हुआ, वो लेफ्ट की तरफ चला गया। हमने विड्थ को 100 पिक्सल रखा, तो विड्थ 100 पिक्सल दिख रहा है आपको। उसके बाद हमने हाइट को 1 पिक्सल रखा, तो ये 1 पिक्सल है। और बैकग्राउंड कलर हमने क्या दिया, 90 डिग्री पे दे दिया ट्रांसपेरेंट, और फिर यहाँ पर 2 हेक्सा वैल्यू दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल लाइट सा है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, और बिल्कुल खत्म हो जा रहा है यहाँ पे। इस किस्म का लीनियर ग्रेडियंट कलर हमने इसमें अप्लाई किया, और ये जो ब्रेथ आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली हाइट है। अगर मैं इसमें 10 लगा दूं तो आप देखिए ये मोटा हो गया। ठीक है, तो मैंने इस पे 1 लगाया। 100 पिक्सल विड्थ, इस वजह से ये पूरा लंबा सा दिख रहा है। ठीक है, एनिमेशन हमने लगाया नियॉन लाइन 3 सेकंड लीनियर इन्फिनिट। तो जाहिर सी बात इसका मतलब ये एनिमेट होगा, इन्फिनिट का मतलब हमेशा एनिमेट होगा, तब एनिमेशन भी तो लिखना पड़ेगा, तो एनिमेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एनिमेशन भी लिख दिया। अभी एनिमेशन क्या है असल में आप देखेंगे अगर गौर करके, तो हमने बोला 0 स्टार्ट हो, यानी एनिमेशन स्टार्ट होगा 0 से, 50% में जाएगा, 100% में जाएगा। मैंने बोला जब स्टार्ट हो तो ओपेसिटी 0.3 से स्टार्ट हो। रिफ्रेश करते ही आप इस चीज को पहले देखना, ठीक है, रिफ्रेश करते ही। अब आप देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो ये
डिम होके स्टार्ट हो रहा है। तो डिम होके इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि हमने कहा 0.3 से स्टार्ट होगा, यानी इनिशियली पेज रिफ्रेश होते ही हमें 0.3 ओपेसिटी दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। उसके बाद 50% को 1 करो, तब जाके पूरा दिखे, और फिर क्या करो 0.3 करो। इसका मतलब ये है कि हमने टोटल जो ड्यूरेशन दिया वो 3 सेकंड का दिया है। तो पहला सेकंड जो दिखेगा वो 0.3 दिखेगा, यानी ओपेसिटी 0.3 दिखेगा, यानी आधा से भी कम। दूसरा सेकंड में हमें पूरा दिखेगा, और फिर तीसरा सेकंड में दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। इससे ऐसा लगेगा कि बढ़ा और कमा, बढ़ रहा है और कम रहा है, हर 3 सेकंड में आपको ऐसा फील होगा। आप यहाँ पर देखिए, डार्क हुआ, लाइट हुआ, फिर यहाँ से डार्क हुआ, फिर यहाँ से लाइट हुआ। तो ये आपको इफेक्ट इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, एनिमेशन तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा, काफी ज्यादा हमने एनिमेशन पे टाइम दे दिया, हर प्रोजेक्ट में हमने एनिमेशन को इस्तेमाल किया। डेडिकेटेड हमारा एनिमेशन के ऊपर क्रैश कोर्स भी है एडवांस सीएसएस के ऊपर। अगर आपने वो एनिमेशन ट्रांजिशंस वाला एडवांस सीएसएस का कोर्स नहीं देखा, हमारा वन शॉट भी अपलोड हो चुका है, 10 घंटे से भी ऊपर है, तो आप उसको जरूर देखिए पहले, ताकि आपका जो फंडामेंटल सिंटेक्स लिखने का तरीका है वो कवर हो जाए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्रोजेक्ट का मकसद सिंटेक्स ठीक करना नहीं होता, ये बात याद रखिए। प्रोजेक्ट का मकसद होता है अंडरस्टैंडिंग, जो सिंटेक्स आपने सीखा है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट, इसलिए हम लोग करते हैं। ना कि प्रोजेक्ट में हम लोग ये सीखते हैं कि कितने तरीके से सीएसएस लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंड कैसे लिखेंगे, लॉन्ग हैंड कैसे लिखेंगे, ये प्रोजेक्ट में नहीं होता। यानी प्रोजेक्ट इस काम के लिए नहीं होता, ये काम सिंटेक्स सीखने वाला काम हमारा ट्यूटोरियल कोर्स में होता है, जो ऑलरेडी 20 घंटे से ऊपर सिर्फ सीएसएस है। तो उसमें आप मास्टर हो जाएंगे, तभी आप प्रोजेक्ट में आके सोच सकते हैं। क्योंकि जब सिंटेक्स आपको इजीली लिखना आएगा ना, तब आप अपना दिमाग को उसके परे चला सकते हैं कि लिखना तो आ गया, अब ये सोचूं कि ये लिख रहा हूं तो ये कैसे दिख सकता है। ठीक है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैंने ये लिख दिया, क्या लिखा यहाँ पर हमने बोला nav3 यानी थर्ड नंबर नैवबार में जाओ, उसका लोगो पे जाओ, यानी ये साइफर, उस पे जाके फॉन्ट को बढ़ाओ तो ये बड़ा दिख रहा है। फॉन्ट वेट को 800 कर दो तो ये देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर मैं इसको छोटा करूं इस तरीके से, तब देखिए ये पतला दिख रहा है। ठीक है, तो इतना तो आपको बेसिक्स पता ही है। और मैंने उसका कलर चेंज कर दिया, और मैंने शेडो दे दिया कुछ, तो ये हल्का सा शेडो आपको नजर आता होगा, व्हाइटिश के ऊपर थोड़ा सा शेडो है। और उसके बाद हमने एनिमेशन दे दिया, हमने बोला नियॉन फ्लिकर 3 सेकंड में होगा, ईज इन आउट और इन्फिनिटी। तो जाहिर सी बात है अब हमें इसका भी एनिमेशन लिखना पड़ेगा, तो हमने इसका भी एनिमेशन लिख दिया। अब इसका एनिमेशन कैसा हो रहा है आप देखिए, 0 से लेके 100% में टेक्स्ट का शेडो इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल 0, वर्टिकल 0, 110 पिक्सल ब्लर और आरबीजी कलर कुछ इस तरीके से लाइट के ऊपर है। और फिर हमने क्या किया, 30 पिक्सल ब्लर किया और आरबीजी को ज्यादा डार्क कर दिया। और फिर 50% में जाके हमने क्या किया कि 20% होगा, यानी मल्टीपल शेडो लगा के हमने एक क्रिएट किया इफेक्ट कि जिसमें लाइट इस तरीके से ग्लो कर रहा है। यानी एक तरफ से जो फ्लिकर होता है ना कि बढ़ रहा है और घट रहा है, फ्लिकर नहीं बोल सकते बट ग्लोइंग बोल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नियॉन ग्लो, नैवबार 3 का नाम नियॉन ग्लो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये लोगो ग्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ग्लोइंग इफेक्ट आपने कैसे बनाया, इस तरीके से बनाया। ठीक है, अब आप इसमें अलग अलग वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हैं, 2-4 और लगा सकते हैं, 1-2 हटा भी सकते हैं। हेक्सा ये आरबीजी वैल्यू को आप फ्लक्चुएट करके देख सकते हैं, यहाँ से पिक्सल्स को आगे पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिएटिविटी हो सकता है, पर हम लोग अब इसी पे इत्तेफाक करते हैं क्योंकि हम लोग डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रहे, यानी हम लोग डिजाइनर नहीं बन रहे, वी आर डेवलपर्स। तो हमें कोड लिखना है। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना कि आप डेवलपर है, आपको हमेशा सोचना है इंजीनियर की तरह, डेवलपर की तरह, ना कि डिजाइनर की तरह। ठीक हो गया, आइए दोबारा से हम लोग कोड पे चलते हैं और आगे का कंटिन्यू करते हैं। और ये सब चीज जब एडवांस सीएसएस आप पढ़ेंगे ना, हमारा एडवांस सीएसएस का कोर्स जब आप करेंगे, वहां पर हमने ये सब चीज समझाया भी है कि एनिमेशंस लगाएंगे तो कैसे सोचना है, कैसे एनिमेशन लगाना है, क्या पैटर्न होगा, हर वो बेसिक चीज फंडामेंटल कवर किया जो आपको जानना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर एक तरफ से रिपीट हो रहा है, रिविजन हो रहा है, ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, वैसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। हमने बोला नैवबार 3 क्लास के अंदर आपको एक क्लास मिलेगा नैव लिंक्स, उस पे जाके डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दीजिए। तो ये लिंक्स था, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर कर दीजिए तो सब अलाइन हो गया बेस लाइन पे, और गैप दे दीजिए तो गैप आ गया। फिर हमने बोला नैवबार 3 क्लास के अंदर एक आपको क्लास मिलेगा नैव लिंक, उसके अंदर जितना भी एंकर टैग है सबको पकड़िए, उसका कलर को चेंज कर दीजिए। देखिए कलर चेंज हो गया, फॉन्ट साइज बदल दीजिए, फॉन्ट वेट बदल दीजिए, पैडिंग बदल दीजिए, बॉर्डर रेडियस बदल दीजिए। और ये जो बॉर्डर रेडियस है, ये हवर करने पर जो आपको नजर आ रहा है, ये वही बॉर्डर रेडियस है। ठीक है, और उसके बाद हमने बोला कि बॉर्डर रेडियस को सॉलिड ट्रांसपेरेंट करो। आप देखिए बॉर्डर रेडियस में आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, यानी बॉर्डर रेडियस ट्रांसपेरेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग हवर करने के बाद बॉर्डर का कलर देंगे, वो नीचे है कोड। और हमने बोला ट्रांजिशन करो ऑल 0.4 सेकंड में ईज, और पोजीशन को रिलेटिव करो। तो जाहिर सी बात है ट्रांजिशन लगाया तो मतलब मोस्टली हवर प्रॉपर्टी लगेगा। तो कैसे लगाया हवर प्रॉपर्टी और क्या लिखा हवर प्रॉपर्टी के अंदर, हमने बोला नैवबार के अंदर आपको एक नैव लिंक्स मिलेगा, उसके अंदर एंकर टैग होता है। जितना भी एंकर टैग है, जब उसमें से किसी पर भी हवर हो उसका कलर को बदल दो। तो अब देखिए जैसे हवर हुआ कलर बदल गया, ग्रीन में आ गया। उसके बाद हमने बोला जब हवर हो तो बॉर्डर कलर चेंज कर दो। अब देखिए बॉर्डर कलर हमने ग्रीन की यहाँ कर दिया, जबकि यहाँ पर हमने 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट रखा था। ठीक है, तो बॉर्डर कलर चेंज हो गया ग्रीन के ऊपर। फिर हमने बोला बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करो। अब देखिए बैकग्राउंड कलर भी हल्का सा चेंज हो गया, एज यू कैन सी बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद हमने बोला बॉक्स शैडो डालो, और बॉक्स शैडो में हमने क्या बोला, काफी सारा मल्टीपल बॉक्स शैडो हमने डाला, और फिर हमने टेक्स्ट शैडो भी डाला हुआ है। ये दोनों ही चीज हमने इन डिटेल अपने बेसिक्स और एडवांस में जहां पर भी इसका डिस्कशन हुआ है, टेक्स्ट शैडो या बॉक्स शैडो, हर वेरिएंट जो भी सीएसएस में होता है हमने बताया है कि कैसे क्या दिया जाता है, हर पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया है हमने। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो
पहले आपको वो कवर करना है, फिर ही प्रोजेक्ट में आना है। अदरवाइज अगर आपको ऑलरेडी CSS आता है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो एटलीस्ट आप चेक करें कि जो सब टॉपिक हमने कवर किया, हर वो टॉपिक आपने पढ़ा है कि नहीं। अगर आपने हर वो टॉपिक पढ़ा है जो हमने डिस्कस किया है, फिर गुड टू गो कि आप सीधा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी टॉपिक अगर छूटा है, उसको पहले पढ़ना, समझना और प्रैक्टिस करना इंतहाई जरूरी है। दोबारा से कोड में चलेंगे तो अब आपको पीछे का रीजन समझ में आ गया, किस तरीके से हवर करने पर कलर चेंज हो रहा है, बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है और बॉर्डर रेडियस भी चेंज हो रहा है एज यू कैन सी। अब आप देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, nav3 के अंदर हमने बोला nav राइट एक डिव होगा, ये दोनों एक डिव में है, ठीक है। हमने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स करो, अगर मैं फ्लेक्स हटा दूं तो आप देखिए ये ऊपर नीचे है, जाहिर है हमें राइट लेफ्ट आना था, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अलाइन सेंटर किया और कुछ गैप दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला nav3 के अंदर एक डिव मिलेगा आपको बटन नियॉन, तो ये बटन नियॉन वाला डिव है और ये भी सेम है, क्योंकि मोबाइल में भी दोनों बटन दिखाना होता है और डेस्कटॉप में भी दोनों बटन दिखाना होता है। बस मोबाइल डेस्कटॉप दिखेगा तो ये हाइड हो जाएगा, दैट्स इट। तो बटन दोनों सेम है तो क्लास भी दोनों सेम लगाया हमने। तो हमने बोला पैडिंग दे दीजिए ऊपर नीचे 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट 24 पिक्सल, बॉर्डर हमने 1 पिक्सल सॉलिड दे दिया और एक ग्रीन कलर का बॉर्डर दे दिया, क्योंकि ये nav बार में पूरा का पूरा ग्रीन ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। बॉर्डर को ट्रांसपेरेंट कर दिया, कलर को चेंज कर दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, कर्सर पॉइंटर, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है। इसके बाद हमने पोजीशन रिलेटिव किया है, ओवरफ्लो को हिडन किया है और ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकंड इज, यानी ट्रांजिशन होगा मतलब इस पे हमें हवर प्रॉपर्टी लगाना है। जब भी ट्रांजिशन होता है ना तो 99.99% चांस होता है कि आप हवर प्रॉपर्टी लगाएंगे, अदरवाइज आप फोकस लगाएंगे या आप एक्टिव लगाएंगे, यानी गिना चुना उंगलियों पे गिन सकते हैं। आपकी उंगली, आपके पास 10 उंगली है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द 99.99% डेवलपर जो है उन्होंने 10 से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी हो जो ट्रांजिशन में इस्तेमाल किया हो। आप हमेशा 5 के अंदर ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं गिना चुना, बट लेट्स से कोई ज्यादा भी करे तो 10 से ऊपर तो मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देखा, ना मुझे कभी जरूरत पड़ा है। हाँ, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए दैट इज डिफरेंट, फिर तो आप जाके डॉक्यूमेंटेशन से अलग अलग चीज उठा के पढ़ते हैं, बट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ा आज तक। अगर आपको पड़ा है तो कमेंट में जरूर बताना। दोबारा कोड में चलेंगे हम लोग यहाँ से और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसके आगे हमें हवर भी लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन आ गया है। तो देखने वाला ये चीज हम लोग हवर लगा कैसे कर रहे हैं। हमने कहा कि nav3 क्लास के अंदर एक क्लास मिलेगा आपको बटन नियॉन, उससे पहले बटन नियॉन एलिमेंट से पहले इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है भैया? ये क्या इंसर्ट करना है? मैंने बोला कि कंटेंट एम्प्टी, कंटेंट में कुछ नहीं, यानी 1 2 3 इस तरीके से मुझे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना, मुझे इसको एम्प्टी रखना है लाइक दिस। मैंने बोला पोजीशन को एब्सोल्यूट करो, क्यों? क्योंकि इसको रिलेटिव किया हुआ था। उसके बाद मैंने बोला टॉप 0, तो जाहिर सी बात है यानी ऊपर चिपक जाएगा। लेफ्ट में मैंने बोला -100, तो -100% बोलने से क्या होगा, वो बिल्कुल ऑपोजिट में चला जाएगा। और विड्थ हमने 100% रखा, हाइट हमने 100% रखा। उसके बाद हमने बैकग्राउंड को चेंज किया, हमने बोला 90 डिग्री ट्रांसपेरेंट, लीनियर और फिर ट्रांसपेरेंट, और ट्रांजिशन बोला लेफ्ट, और यहाँ पर हमने बोला 0.5 ईज, तो जाहिर सी बात है हमें हवर भी देना पड़ेगा। यहाँ पर दोबारा ट्रांजिशन है। तो अब देखिए ट्रांजिशन में क्या हुआ। यहाँ पर पहले तो मैंने बताया कि बिफोर, पहले क्या करना है, यानी पहले से मुराद आप ऐसे समझ सकते हैं ना, इसको यहाँ से बंद करके समझाऊंगा आपको। मान लीजिए ये हमारा यहाँ डिव स्टार्ट हो रहा है, बटन इस तरफ में कुछ काम होगा पहले, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, इस वजह से। तो इस तरफ में कुछ काम हो रहा है हमारा। तो इस तरफ में क्या हो रहा है, हमने बोला कि हाइट को 100% कर दीजिए, तो ये 100% हाइट हो गया। हमने बोला विड्थ को 100% कर दीजिए, तो विड्थ भी 100% हो जाएगा, चौड़ाई भी 100% हो जाएगा। लेकिन टॉप को 0 करिए तो वो ऊपर से रहेगा, और लेफ्ट को 100% करिए, यानी वो एक तरफ चिपका हुआ है फिलहाल के लिए। तभी तो हम लोग ट्रांजिशन लेफ्ट करेंगे ना, कि लेफ्ट से राइट के तरफ कुछ दिखेगा ट्रांजिशन होते हुए 0.5 सेकंड्स में। तो हमने क्या किया, हमने बोला यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। हमने यहाँ से बोला कि nav3 के ऊपर, यानी nav3 क्लास के अंदर आपको एक क्लास मिलेगा बटन नियॉन। जब उसके ऊपर हवर हो उस वक्त, जब हवर हो उस वक्त उससे पहले वाला एलिमेंट को 100% कर दो, यानी लेफ्ट को 100% कर दो। क्यों? क्योंकि हमने लेफ्ट को -100% किया था। तो जैसे ही आप +100% कर रहे हैं, एम्प्टी का मतलब प्लस होता है, तो वहां पर एक लेफ्ट ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको हवर किया, आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन इफेक्ट आ रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ कुछ जा रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर से इसको टारगेट किया। हमने बोला nav3 एक क्लास है, उसके अंदर आपको एक बटन नियॉन क्लास मिलेगा जब उस पे हवर हो, यानी अब डायरेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, बटन नियॉन, यहाँ पर बिफोर डाला था बटन नियॉन से पहले, और यहाँ पर हमने बोला था कि हवर होने पर बटन नियॉन बिफोर में क्या करना है। अब हमने बताया कि जब हवर हो तो बॉक्स का शेडो को चेंज करो और बैकग्राउंड चेंज करो। तो ये चीज भी अप्लाई होगा हवर होने पर, और ये भी अप्लाई होगा। तो जैसे अब मैं हवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक इफेक्ट आ रहा है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ बॉर्डर आ रहा है, आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ आपको लेफ्ट से राइट तक जाते हुए एक ग्लोइंग ट्रांजिशन भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस पे अगर आप चाहे तो मजीद कारीगरी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, nav3 के अंदर हमने कहा भैया आप देखें आपको एक मिलेगा बटन सॉलिड, जो कि ये वाला था। दोनों क्यों बदला? क्योंकि दोनों में सेमी क्लास लगाया हुआ है, 10 बार थोड़ी अलग अलग क्लास लगाऊंगा मैं, तो दोनों क्लास लगा दिया। ठीक है, और ऐसा आपको भी करना है, अलग अलग क्लास कभी लगाना मत, क्योंकि स्टाइल कभी भी चेंज नहीं होता। यानी ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ना, कि मतलब जब आप वेबसाइट में मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है ना कि बटन का कलर चेंज हो गया जब वो मोबाइल वर्जन में खोल रहा है और वेब वर्जन में उसका कलर अलग है। ये कभी नहीं होता अनटिल एंड अनलेस के जिसका प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसने एक्सप्लिसिटली बोला हो कि भाई ऐसा कुछ हो, जो कि बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है। मतलब वो एक एक्सपेरिमेंटल वेबसाइट हो सकती
सकता है या कोई बहुत ही फैंसी किस्म का वेबसाइट होगा तो अलग बात है, अदरवाइज आमतौर पे मोस्ट ऑफ द कैटेगरी में ऐसा नहीं किया जाता, कंसिस्टेंसी रखा जाता है। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस होता है अराउंड ऑल द टाइप्स ऑफ वेबसाइट। पैडिंग हमने दे दिया, यहाँ पर बॉर्डर को नन कर दिया, लीनियर ग्रेडियंट दे दिया, कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, कर्सर पॉइंटर और ट्रांजिशन ऑल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, तो ट्रांजिशन दिया तो हवर प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। तो इस पर आप देखिए हमने क्या किया, हमने बोला nav3 क्लास के अंदर, एलिमेंट के अंदर आपको एक एलिमेंट, एक क्लास मिलेगा आपको कि BTN सॉलिड, उस पे जब हवर हो तो ट्रांसफॉर्म करिए ट्रांसलेट y को 2%, यानी 2% ये ऊपर की तरफ जाएगा एज यू कैन सी, और बॉक्स शेडो दे दीजिए। तो जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप नीचे देखें थोड़ा सा शेडो आ रहा है, सेम एज यहाँ पर भी आप देखिए नीचे में शेडो आ रहा है। ठीक है, तो इतना ही सिंपल है। और इसके बाद फाइनली हमारे पास क्या है, एक हैमबर्गर। तो ये बिल्कुल सेम है nav_3, यानी ये हैमबर्गर आपको बिल्कुल सेम दिखेगा कि nav_2 के अंदर हैमबर्गर में जाएंगे, स्पैन में जाएंगे, बस ये बैकग्राउंड कलर और बॉक्स शेडो आपको वैल्यू थोड़ा अलग मिलेगा, बाकी सेम है। सेम फिर यहाँ पर भी ऐसा मिलेगा कि nav_3 के अंदर जाएंगे, हैमबर्गर में जाएंगे, अगर एक्टिव हो तो स्पैन में जाके nth चिल्ड्रन को उठाएंगे, 1 को यानी और उठाएंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे रोटेट डिग्री। अब सिर्फ ये चीज आपको डिफरेंट मिल सकता है दूसरे में, यानी एग्जैक्ट वैल्यू, बाकी सब आपको सेम मिलेगा। ठीक है, और अगेन एंड में मैंने बोला था इस पे डिस्कस करेंगे, तो एंड में करेंगे इस पे डिस्कस। तो nav_3 भी हमारा फाइनली बन चुका है ये परफेक्ट तरीके से। ठीक है, अभी आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज ये वाला पोर्शन अभी तक हमने लिखा नहीं है। अब हम लोग nav_4 को बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने nav_4 को रखा, किया क्या, nav_4 को टारगेट किया, यानी पहले लेआउट सेट करेंगे, तो हमने बैकग्राउंड इसका व्हाइट दिया, पैडिंग दे दिया, कुछ हाइट दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, पोजीशन रिलेटिव और यानी बॉर्डर बॉटम। यानी अब ये चीज आपको ऑलरेडी मालूम है कि भैया ये तो लेआउट से रिलेटेड काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने क्या बोला, nav_लेफ्ट। तो इस पे अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट में क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, गैप दे दिया और फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 का मतलब खाली जगह जितना मिलेगा उसको ले लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला, बल्कि लेफ्ट ये है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि nav_4 नहीं, बल्कि लेफ्ट यही है, क्योंकि एंकर टैग लेफ्ट के अंदर है, तो ये तो एंकर टैग होगा ना, ये तो एंकर टैग नहीं है, यहाँ हमने बटन बनाया है। कंफर्म करना चाहे तो आप यहाँ पर जाके देख भी सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, ये बल्कि ये नहीं, ये यहाँ पर लेफ्ट। ठीक है, nav लेफ्ट के अंदर एंकर टैग है, तो हमने क्या बोला, nav लेफ्ट को डिस्प्ले फ्लेक्स करो, अलाइन आइटम सेंटर करो, गैप दो और फ्लेक्स दो। तो ये वाला हमारा हो चुका। इसके बाद हमने बोला कि nav4 के अंदर आपको लेफ्ट nav मिलेगा, उसके अंदर जितना भी ए मिले सबका कलर को ये वाला कर दो, फॉन्ट साइज बदल दो, फॉन्ट वेट बदल दो, लेटर स्पेसिंग चेंज कर दो, अपर केस कर दो, आप देखिए सब अपर केस हो चुका है, और पोजीशन को रिलेटिव कर दो, पैडिंग को इतना लगा दो, और ट्रांजिशन में कलर को 0.3 सेकंड में ट्रांजिशन करो। जाहिर सी बात है अब ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा हमें, तो अब जहन में ये रखना कि ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, आप देखिए हमने बोला nav_4 के अंदर nav लेफ्ट एक क्लास मिलेगा, उसके अंदर जितना भी ए है उस ए एलिमेंट से पहले, यानी एंकर टैग से पहले, यानी ये जो लिखा हुआ है उससे पहले बिफोर डालो। क्या डालना है भाई, कंटेंट एम्प्टी रखना है। ठीक है, पोजीशन को एब्सोल्यूट करेंगे, तभी इसी को रिलेटिव किया था हमने। एब्सोल्यूट करके हमने बोला बॉटम 2 पिक्सल माइनस। तो जब आप बॉटम 2 पिक्सल बोलते हैं तो बॉटम स्टार्ट कहां से होता है, यहाँ से होगा स्टार्ट, अगर नीचे से जा रहा है एलिमेंट। तो 0 पिक्सल का मतलब क्या होता है, पूरा नीचे, -2 पिक्सल तो मतलब पीछे से नीचे, यानी और नीचे। लेफ्ट से हमने 50% कर दिया, यानी हाफ काइंड ऑफ एक तरफ से, और विड्थ हमने 0 कर दिया, तो विड्थ आपको दिखेगा ही नहीं। हाइट हमने 2 पिक्सल दिया, यानी अब सिर्फ 2 पिक्सल का हाइट आपको नजर आएगा। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। ट्रांजिशन हमने बोला कि ऑल 0.4 सेकंड और क्यूबिक बिजार का एक वैल्यू दे दिया। यहाँ पर आप कस्टम वैल्यू भी दे सकते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं। और हमने बोला ट्रांसफॉर्म हो जाए एक्स, यानी एक्स ट्रांसफॉर्म मतलब हॉरिजॉन्टल। तो आप समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टली कोई चीज ट्रांसफॉर्म होगा -50%, और बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल। अब इसके बाद हमने फिर क्या किया, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर होगा क्या, वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन इसके बाद क्या किया हमने, nav_4 के अंदर मैंने बोला एक nav लेफ्ट है, उसके अंदर जितना भी एंकर टैग है, जब उस पे हवर हो तो उसका कलर को चेंज करो। अब देखिए हवर होने पर ये कलर आपको दिख रहा है चेंज होते हुए। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ हमने बोला nav लेफ्ट हवर बिफोर विड्थ। अब देखिए ये जो विड्थ 100 है ना, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर, ये दोबारा से इसको समझिए। मैंने बोला कि nav_4 के अंदर जो क्लास है nav लेफ्ट, उसके अंदर जाओ, उसमें एंकर टैग के पहले बिफोर इसको खाली रखो, एब्सोल्यूट करो, बॉटम के तरफ, बॉटम 0 अगर रखते तो एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा, लेकिन हमने बोला बॉटम से भी नीचे, तो इसका मतलब थोड़ा और नीचे आएगा। लेफ्ट मैंने बोला 50 पिक्सल, विड्थ मैंने 0 रखा, और उसी विड्थ को यहाँ पर बढ़ाया है हमने, तो ट्रांजिशन के थ्रू ये विड्थ बढ़ेगा। ट्रांजिशन ऑल है ना, तो ये जो विड्थ 0 से 100 जाएगा ना, वो ट्रांजिशन होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, हाइट 2 पिक्सल है, हाइट नहीं बदलेगा। कलर दे दिया हमने यहाँ पर, और ट्रांजिशन के बारे में बता दिया। यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म भी बता दिया कि हॉरिजॉन्टली ट्रांसफॉर्म होगा, यानी जो ट्रांजिशन होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होगा और वो हॉरिजॉन्टल होगा। अगर आपको ये वर्ड नहीं समझ में आया ना कि जो ट्रांजिशन होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होगा और हॉरिजॉन्टल होगा, इसका मतलब आपने हमारा एडवांस सीएसएस को मिस किया हुआ है। एडवांस सीएसएस अगर आपने मिस किया है तो अगेन मैं बोलूंगा पहले आप वो देखेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर आएंगे। ठीक है,
तो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये एक्चुअली दिखेगा कैसे करके। उसके बाद मैंने क्या बोला कि nav_bar 4 के अंदर आपको एक क्लास मिलेगा nav_left। जब आप उसमें जाएंगे उसके अंदर जितना भी एंकर टैग है, डिसेंडेंट ऑपरेटर, इसीलिए मैंने क्या बोला जितना भी एंकर टैग है, जब उस पे हवर हो तो उससे पहले, यानी ये कोड उससे पहले विड्थ को 100% कर दो। यहाँ पर हमने हवर होने पर नहीं किया था, यहाँ हमने विदाउट हवर में बोला था कि एलिमेंट से पहले आपको ये सब चीज डालना है विड्थ को 0 रख के, लेकिन यहाँ हमने बोला अब जब हवर हो उस वक्त आपको बिफोर क्या करना है, ये डाल देना है। तो आप देखेंगे द मोमेंट मैंने इस पे हवर किया तो आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक्स है, ठीक है। अगर आप देखिए मैंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन को वाई कर दिया ना, खराब हो जाएगा ये। अब देखिए अब ये खराब हो गया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्स होगा, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन एज यू कैन सी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। ये दिखने में काफी सिंपल लगता है लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स है। जब आप कोई भी फ्रेमवर्क यूटिलिटी इस्तेमाल करते हैं, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, बुलमा, चक्रा, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं जहां से आप ऐसे किस्म की चीजों को उठा के लेके आते हैं ना, तो कभी कभार अगर कोई आपको बोल देना कि इसका वैल्यूज को चेंज करो, आपको काफी टाइम लगता है उसको चेंज करने में। क्यों? क्योंकि बिहाइंड द सीन आपको पता नहीं होता कि कैसे काम कर रहा है। लेकिन जब ये सब चीज आपको मालूम होगा, आपने ये सब खुद से लिखा होगा इतने डिटेल से, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि किस तरीके से मैं क्या चेंज करूं तो आगे क्या होगा। आगे हम लोग फ्रेमवर्क्स के ऊपर भी जाएंगे, बूटस्ट्रैप और टेलविंड, इन दोनों के बारे में डेडिकेटेड कोर्स आएगा ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि कितना मजा आएगा आपको सीएसएस लिखने में। और जब आप टेलविंड की क्लासेस को लगाएंगे, आप एग्जैक्टली ये बात फील करेंगे कि 10 लाइन का चीज यहाँ 2 लाइन में काम कर रहा है, यानी वही सब चीज जो आप यहाँ इतना लंबा लिखते हैं, टेलविंड आपको 2-4 क्लासेस में वो काम करके देता है। और आपको तब समझ में आता है कि कौन सा क्लास कैसे बदलने से मुझे कौन सा स्टाइल अचीव होगा। और वो तभी होता है ना जब आप रॉ सीएसएस लिख के पता लगा सकते हैं, या रॉ सीएसएस लिख के आप समझते हैं कि किस तरीके से क्लासेस अप्लाई होते हैं, यानी किस तरीके से स्टाइल अप्लाई होता है बेसिकली। तो दोबारा से कोड में चलूंगा और यहाँ पर मैं आपको अब आगे का कोड समझाने लगा हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर nav4 के अंदर बोला कि एक लोगो सेंटर है, इसका लोगो सेंटर में है, ठीक है, इसलिए लोगो सेंटर, डिस्क्रिप्टिव नेम, ठीक है, लोगो नहीं है, सिर्फ लोगो सेंटर है। आप देखिए सेंटर में दिख गया मेसन। इसको मैंने बोला फॉन्ट साइज बढ़ाओ तो ये बड़ा दिख रहा है, फॉन्ट बोल्ट यानी फॉन्ट वेट बढ़ा कर दिया, बढ़ा दिया तो आप देखिए ये बोल्ड हो गया बहुत ज्यादा। कलर चेंज कर दिया तो कलर चेंज दिखा रहा है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर है तो ये सेंटर में है। स्पेसिंग मैंने दे दिया तो यहाँ स्पेसिंग भी है। मैंने अपर केस कर दिया, अपर केस है, पोजीशन कर दिया, पोजीशन है। और यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक 0। अब ये फ्लेक्स श्रिंक 0 क्या होता है, इसके बारे में भी हमने फ्लेक्स बॉक्स वाले मास्टर क्लास में बताया हुआ था। और हमने ये भी बताया था ना कि फ्लेक्स श्रिंक जो होता है ना, ये बेसिकली थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग वगैरह का प्रॉपर्टी होता है ना, उसको ही बदलता है। बहुत ज्यादा इसका फर्क आपको दिखता नहीं है, वहां हमने बताया हुआ था, ठीक है। तो फ्लेक्स श्रिंक क्या करता है कि बस वो जो श्रिंक होता है ना, यानी थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बॉर्डर मार्जिन वगैरह उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, यानी कंसिस्टेंसी के लिए मोस्टली इस्तेमाल होता है। और आप इसको काफी कम ही देखेंगे इस्तेमाल होते हुए, बल्कि फ्लेक्स ग्रो को आप बहुत ज्यादा देखेंगे, लेकिन फ्लेक्स श्रिंक को आप बहुत रेयर देखेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर मैं इसको कमेंट आउट भी कर दूं ना, आप देखिए आपको कोई खास फर्क नजर आएगा नहीं, एज यू कैन सी, ठीक है। पर फिर भी हम लोग कंसिस्टेंसी के लिए इसको रखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने कहा कि nav_bar 4 के अंदर, इस क्लास के अंदर आपको एक क्लास मिलेगा लोगो सेंटर क्लास, जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हमने कहा उस लोगो सेंटर क्लास से पहले आपको एक चीज डालना है, और फिर मैंने चेन कर दिया, ग्रुप कर दिया। मैंने दोबारा से बोला nav_bar 4 के अंदर आपको लोगो सेंटर मिलेगा, और उसके आफ्टर यानी इसी सेम जगह पे पहले और बाद में, सेम एलिमेंट के पहले और बाद में क्या है, कंटेंट को खाली रखो, एब्सोल्यूट करो, टॉप को 50%, विड्थ को 30 पिक्सल, हाइट को इतना और कलर को इतना। तो ये आपको एक लाइन सा डैश दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, अब ये क्योंकि उसके ऊपर था ना, एज यू कैन सी, अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो अब देखेंगे वो लाइन उसके ऊपर था, एज यू कैन सी ये लाइन यहाँ था और ये इसके ऊपर था, तो इसको भी डिजाइन करना था। तो हमने क्या किया, हमने बोला nav_bar 4 क्लास के अंदर आपको एक लोगो सेंटर क्लास मिलेगा, उसके बिफोर में जाइए दोबारा से और क्या करिए, लेफ्ट को -40 पिक्सल कर दीजिए। अब बहुत से लोग आप में से ये कहेंगे कि यार अलग से लगाने का क्या जरूरत था, इसी में लगा देते ना। बट द प्रॉब्लम इज इसमें हमारा दोनों लगा हुआ था, तो लेफ्ट वाला, राइट वाला तो पीछे जाता जाता, लेकिन लेफ्ट वाला भी चले जाता, तो प्रॉब्लम हो जाता। जबकि हम लोग ये तो नहीं चाह रहे थे। आप कहेंगे भाई यहाँ पर भी तो 40 पिक्सल है, यहाँ पर भी तो 40 पिक्सल है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बिफोर है, यहाँ पर आफ्टर है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर लेट्स से आप एक साथ लिख भी देते हैं, अगर मान लीजिए कल को आपको उसको कस्टमाइज करना होगा, अगेन प्रॉब्लमेटिक, दोबारा से आप जाएंगे HTML में फिर क्लास लगाएंगे, तो उससे बेहतर है स्केलेबल डिजाइन रखिए, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस में से आता है। अगर आप एक साथ भी लिखेंगे काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, बट अगेन स्केलेबिलिटी अगर हो, कल को अगर बोला जाए एक और लाइन बनाओ या लाइन हटाओ या लाइन की जगह कुछ डालो, यानी अगर कुछ भी कल को बोला जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला चीज, क्लासेस अगर इंडिविजुअल होगा ना और आपको इस तरीके से टारगेट करना आता होगा ना, तो आप बहुत साफ सुथरा तरीके से कर सकते हैं। ये इतना डिस्क्रिप्टिव और क्लीन है, रीडेबिलिटी इतना ज्यादा इसका हाई है कि कोई पढ़ते ही समझ जाएगा, ठीक है। और देखिए जब आप बात करते हैं रीडेबिलिटी के बारे में ना, चाहे जावास्क्रिप्ट हो या फिर चाहे कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या इवन CSS जैसे कैस्केड कोडिंग लैंग्वेज ही क्यों ना हो, जब आप रीडेबिलिटी में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिवनेस में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोड आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, बहुत थोड़ा सा। पर उस थोड़ा सा लिखने के पीछे बेनिफिट है कि कोई भी बंदा आपका कोड को पढ़ के समझ जाता है। और आप एक अच्छे कोडर, एक अच्छे डेवलपर, एक अच्छे प्रोग्रामर तभी होते हैं ना जब दूसरे आपका कोड पढ़ के समझ सके। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग हमेशा कोड लिखते हैं
ये मद्देनजर रखते हुए कि मेरा कोड तो कोई ना पढ़ सके, आप फिर एथिकल हैकिंग डोमेन में जा रहे हैं ना, वहां पर ये चीज देखा जाता है कि यार मेरा चीज कोई ना पढ़ सके। और वो भी एथिकल हैकिंग में अगर आपको स्क्रिप्ट लिखते हैं या टूल बनाते हैं, तब भी आपका मकसद ये नहीं होता कोई समझ ही ना सके। टूल बनाया किस लिए भाई? टूल बनाते हैं इसलिए ताकि लोग पढ़े या समझ सके। तो इवन साइबर सिक्योरिटी में भी, एथिकल हैकिंग में भी, जब आप कोई टूल बनाते हैं बैश में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, उस वक्त आपका मकसद सेम होता है एक प्रोग्रामर की तरह, क्योंकि आप भी प्रोग्रामिंग ही कर रहे होते हैं। भले ही आप साइबर सिक्योरिटी में अपने डोमेन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं चीजों को या स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका भी जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है वो यही होता है कि जैसे कमांड लाइन टूल खोला जाए, उसमें हेल्प आ जाए, अच्छे से अच्छे फ्लैग्स दिख जाए, फ्लैग्स में कलर्स देते हैं बाजुकात, प्रोग्रेस बार्स देते हैं बाजुकात, ठीक है। तो ये सब किया जाता है। वैसे अगर आप चाहे तो इसी चैनल में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको मिलेगा सी लॉग एनालाइजर के बारे में, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने डिटेल डिस्कस किया है। तकरीबन कई घंटों में, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 15 से 20 घंटे के अराउंड हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिस्कस किया है इन डिटेल। उसके बाद हमने उसमें प्रोजेक्ट बनाया एक लॉग एनालाइजर, विच इज डेडिकेटेड 6 आवर का हमारा प्रोजेक्ट है। उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमने कमांड लाइन टूल बनाया एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि है लॉग एनालाइजर, जिसमें बेसिकली मकसद ये होता है कि बिलियंस या मिलियंस ऑफ लॉग्स को वो सेकंड्स में एनालाइज करके रिजल्ट बता देता है, ठीक है। तो उस तरीके से कमांड लाइन टूल बनता है। वैसे तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड लाइन टूल बनाना इज डिफरेंट, और साइबर सिक्योरिटी में जब आप काम करते हैं, आप पाइथन में कमांड लाइन टूल बनाते हैं, विच इज वेरी सिंपल इन कंपेयर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट दोनों का पर्पस अलग होता है। सी में कमांड लाइन टूल बनाने का मतलब है कि आपको मेमोरी के ऊपर कंट्रोल चाहिए, हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल चाहिए, स्पीड चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। जबकि साइबर सिक्योरिटी में जब आप पाइथन इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप लॉजिक पे फोकस करते हैं, सिंटेक्स पे नहीं करते, क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स बहुत ईजी है। इसीलिए आप सिंटेक्स इंग्लिश की तरह लिखते हैं और लॉजिक साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके कुछ काम करते हैं। प्लस पाइथन का लाइब्रेरीज बहुत रिच है, बहुत वाइडर है, कम्युनिटी बहुत बड़ा है, खास करके पाइथन के लिए, एमएल एआई के लिए। इस वजह से पाइथन वहां फर्स्ट चॉइस होता है इन कंपेयर टू सी। सी का लाइब्रेरी और सी का जो कम्युनिटी है वो उन डोमेन्स में बहुत ज्यादा वाइड है जहां पर आपको हार्डवेयर से बात करना होता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना एक इंजीनियर को बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पिक करते हैं एक पर्टिकुलर काम के लिए, क्योंकि हर काम मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग वो करना शुरू कर दे। क्या वेबसाइट सी में नहीं बनता? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन कोई बनाता क्यों नहीं है? बनाते थे डेवलपर्स आज से पहले, कई साल पहले, यानी 10-15 साल पहले सी में ही बैकएंड लिखते थे। लेकिन आज कोई सी में बैकएंड नहीं लिखता उस तरीके से। आज बैकएंड किस में लिखते हैं? जावा में लिखते हैं, नेटिव जावा स्प्रिंग बूट में लिखते हैं, नोड में लिखते हैं, ठीक है, और कुछ बेसिक गो वगैरह है, या आप बोल सकते हैं रस्ट वगैरह है, उस पे लिखते हैं, ठीक है, पाइथन में लिखते हैं, जैंगो वगैरह में। लेकिन कोई भी आज सी में नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि अब लाइब्रेरीज वगैरह और फ्रेमवर्क्स वगैरह उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है जिसका नोड जेएस एक इंजन आ चुका है। आप जावा में देखेंगे तो वहां पर यूटिलिटीज क्लासेस होता है जिसमें स्प्रिंग बूट वगैरह होता है, मेवेन है, यानी वहां पर आपको कम्युनिटी बहुत अच्छा मिलता है। तो लिहाजा आप पूरा का पूरा ट्रांजिशन कर देते हैं उस पे। तो ये चीज भी एक बहुत मतलब गुफ्तगू का मौजू है जिसपे बात किया जा सकता है कि लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक करते ये सोच के कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अच्छा है तो इसको पिक करे, जबकि रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जी हाँ, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा है तो इसको पिक करे। दुनिया में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो अच्छा है या तो बेकार है। आपका गोल इस बात को तय करता है कि वो आपके लिए अच्छा या बेकार है। हो सकता है किसी के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है, सुपर हिट है, और हो सकता है किसी के लिए वो बेकार है। अब एक बंदा जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है उसके लिए तो सी बेकार है, यानी अगर उसको सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही करना है तो सी सीखे ना सीखे बराबर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, अगर बैकएंड में जाएगा तो फिर भी कुछ हद तक आप बोल सकते हैं जरूरत पड़ सकता है। सी वाले यानी फ्रंट एंड वाले को सी से कोई लेना देना नहीं होता। दिस इज अ फैक्ट। वो अलग बात है, आप फिर भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। कंप्यूटर साइंस में सीखते हैं, पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंट, क्योंकि जब बैकएंड में आप एपीआई वगैरह से बात करते हैं या माइक्रो फ्रंट एंड में जब आप जाते हैं, दैट इज अ होल अनदर थिंग। बट जस्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जॉब करने के लिए आपको सी का जरूरत 0% है, ठीक है। ना डीएसए का जरूरत पड़ता है, ना के बराबर डीएसए लगता है, बहुत चंद लगता है। लेकिन वो बात अलग है, जब आप जॉब में जाएंगे तो रिक्वायरमेंट की वजह से आपको सी और डीएसए करना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट फील्ड में आपका इस्तेमाल होता है कि नहीं वो मैटर करता है। कितने सारे लोग डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कंपनी में जाके क्या डीएसए अप्लाई करते हैं? नहीं, उनके पास डेटा उतना बड़ा है ही नहीं कि वो डीएसए अप्लाई करे, ठीक है। जहां पर डीएसए अप्लाई होता है वहां पर डीएसए का प्रॉब्लम सिर्फ हैकर1 से और लीड कोड में 10, 15, 20, 200 सॉल्व करके आपको जॉब मिलता भी नहीं है उन जगहों पर जहां पर सच में आपको डीएसए अप्लाई करना होता है। और इवन अगर आप बहुत अच्छे डीएसए में भी है ना, तब भी आपको उठाकर डीएसए में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कभी दिया नहीं जाता है बड़ा प्रॉब्लम। आपको उठाकर जूनियर बनाया जाता है, आप सीखते हैं, भले आपको आता है फिर भी आप सीखते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट जाहिर सी बात है बहुत बड़े डेटा में एक फ्रेशर को देख के हम लोग मतलब कंपनी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। तो पॉइंट इसके इतना सिंपल कुछ भी नहीं होता कि 500 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो आप किंग बन जाएंगे डीएसए में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में जब आप जाएंगे तो आपका वो जितना भी लॉजिक था, वो पिरामिड बनाते थे आप, गाड़ी बनाते थे, बस बनाते थे, वो सब धरा का धरा रह जाता है। रियल वर्ल्ड का काम कुछ अलग ही होता है। इसका एक झलक हमने सिर्फ बताया कि लॉग एनालाइजर में हमने इस तरीके से डीएसए का इस्तेमाल किया एक जगह जहां पर आपको फील तक नहीं होता कि भाई डीएसए है वो, लेकिन वो डीएसए है, ठीक है। तो डीएसए का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि भाई एक एल्गोरिदम होगा
जो एक पर्टिकुलर काम करेगा और उस काम के लिए यानी जो काम आपको करवाना है वो एल्गोरिदम उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड होगा और आपने जो डेटा स्ट्रक्चर किया होगा ना वो अच्छे से किया होगा। बस यही है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपका यूज केस के हिसाब से डीएसए यानी एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो जो लीड कोड में आप करते हैं वो जर्नल प्रैक्टिस है, रियल वर्ल्ड अलग होता है। रियल वर्ल्ड में आप जाएंगे तो आपका यूज केस ही अलग होगा, आपका जरूरत ही अलग होगा। इवन बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता कि रियल वर्ल्ड में डीएसए लगाना कहाँ पर है, यानी उनको पता नहीं होता डीएसए इस्तेमाल कहाँ करना है। ठीक है, अगेन ये भी एक अलग गुफ्तगू का मौजू है, अब यहाँ नहीं जाएंगे अदरवाइज टॉपिक बाउंस हो जाएगा। दोबारा से हम लोग आते हैं अपने सीएसएस के ऊपर, उसको जल्दी से मुकम्मल करते हैं। तो बात करते करते कहीं और ही निकल गए थे हम लोग, दोबारा से आते हैं और यहाँ पर हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ पर थे कि इस तरीके से हमने इस्तेमाल किया और ये हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस और यूज केस का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद हमने ये लिख लिया, इसमें क्या लिखा हमने बोला nav bar 4 के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको एक क्लास मिलेगा nav right side, यानी आप ये बटन, ठीक है, हमने उसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अलाइन आइटम सेंटर किया, गैप दे दिया, फ्लेक्स वन का मतलब खाली जगह हो जितना उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लो, और फ्लेक्स एंड तो ये एंड में चला गया। ठीक है, अगर मैं फ्लेक्स एंड की जगह इसको लेट से बना देता सेंटर तो ये सेंटर में रहता। ठीक है, वो अलग बात है, सेंटर में जगह ही नहीं है तो सेंटर में रहेगा कहाँ से, लेकिन जब जगह मिलेगा तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको फ्लेक्स एंड ही रखना चाहता हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा ये चीज है। ये बंद क्यों हो गया, तो दोबारा से ओपन करते हैं। ठीक है, सेंटर में हमारा ये है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये है, तो राइट हैंड साइड में हमारा वो होगा। सिंपल सी बात है, और राइट हैंड साइड में रखता है तो फ्लेक्स एंड करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है तो फ्लेक्स स्टार्ट करना होता है। तो अब देखिए हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर से क्या लिखा, हमने यहाँ पर कहा कि nav bar 4 क्लास के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको nav bar राइट साइड मिलेगा, उसके अंदर आपको कुछ एंकर टैग मिलेगा। तो जितना भी एंकर टैग है उसके अंदर ना उस पर ही अप्लाई करिए। तो क्या अप्लाई करना है, ये कलर अप्लाई करना है, फॉन्ट साइज अप्लाई करना है, फॉन्ट वेट अप्लाई करना है, लेटर स्पेसिंग अप्लाई करना है 1 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है अपर केस, पोजीशन को रिलेटिव करना है, पैडिंग देना है और ट्रांजिशन में कलर ट्रांजिशन होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला nav bar 4 के अंदर nav bar राइट साइड में आप जाएंगे तो तमाम एंकर टैग से पहले आपको क्या करना है, कंटेंट को खाली रखना है। इसको एब्सोल्यूट बनाया, बॉटम नीचे में गए, यानी ऐसा ही कुछ चीज है ना, बॉटम नीचे में गए, लेफ्ट 0%, विड्थ 0%, यानी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम सेम आपको लग रहा होगा। ठीक है, ये सेम है और जब यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम ही चीज मिल रहा है। तो यहाँ पर भी वही काम किया हुआ। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए सीएसएस में आप इस तरीके से किए, लेकिन जब आप सैस पढ़ते हैं ना, जो कि एक प्री प्रोसेसर होता है, उसमें जाके अगर आप ऐसा चीज करते हैं तो वो ज्यादा आसान होता है। आप वहां पर वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, सीएसएस में भी कर सकते हैं वैसे, दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने इसको रखा है फ्रेमवर्क में जाने के लिए। जब हम लोग फ्रेमवर्क में जाएंगे यही चीज काफी आसान हो जाएगा और वो आसानी आपको नजर आएगा। इसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला nav bar 4 के अंदर आपको मिलेगा एक बटन वॉर्म। क्या nav bar 4 के अंदर बटन वॉर्म है? तो ये देख लेते हैं, ये nav bar 4 है हमारा, ये nav है, इसके अंदर बटन वॉर्म दिख रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं हाँ बटन वॉर्म यहाँ दिख रहा है जिसमें शॉप नाउ लिखा हुआ है। तो उसको हमने क्या किया, हमने बोला उसका पैडिंग दो, चेंज कर दो, उसका बॉर्डर पिक्सल ये यानी यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर हम आएंगे तो ये देखिए ये शॉप नाउ, तो हमने बोला उसको इस किस्म से बॉर्डर दे दो, ये उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दो। आप देखिए बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया ना, दिख रहा है पीछे का कलर, उसका कलर चेंज कर दो, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल कर दो। आप देखिए ये हो गया इस तरीके से। अगर इसका हाइट और विड्थ सेम दे दे तो ये सर्कल के अराउंड आ जाता है 50% करते में। ठीक है, हमने इसका फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट वेट दे दिया, लेटर स्पेसिंग कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस कर दिया, तो ये अपर केस हो चुका है। कर्सर पॉइंटर कर दिया, ट्रांजिशन ऑल, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल, ओवरफ्लो हिडन और पोजीशन रिलेटिव। तो ट्रांजिशन दिया है तो जाहिर सी बात है हमें इसके बाद कुछ तो देना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने बोला nav bar 4 के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको बटन वॉर्म मिलेगा, उससे पहले बटन वॉर्म से पहले, ये बटन वॉर्म है हमारा, ये उससे पहले क्या करना है, खाली कंटेंट डाल दीजिए, पोजीशन को एब्सोल्यूट करिए। अब देखिए गौर से, टॉप 0 यानी ऊपर चिपक जाएगा, लेफ्ट 0 यानी टॉप और लेफ्ट। ठीक है, ये पढ़ना और समझना आपको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये टॉप 0 क्योंकि देखिए अभी तो आपको कंटेंट नजर ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि कंटेंट तो है ही नहीं इसमें, खाली है। पोजीशन एब्सोल्यूट इस्तेमाल किया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, ये पढ़ेंगे कैसे करके, सीखेंगे कैसे करके कि भाई ट्रांजिशन स्टार्ट कहाँ से होगा। अगर ये पढ़ना आपको नहीं आएगा तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। देख के तो सबको पता है कि किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन बगैर देखे आप पता कर पा रहे कि नहीं, यही चीज तो फर्क करता है ना कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है सी प्रोग्रामिंग, नॉट सी प्रोग्रामिंग, सीएसएस के अंदर। तो ये टॉप जाएगा, टॉप का मतलब जो भी लगाएंगे वो ऊपर जाएगा, लेफ्ट का मतलब जो भी लगाएंगे वो राइट यानी टॉप लेफ्ट चला जाएगा। विड्थ को 0% रखा तो जाहिर सी बात है विड्थ में 0% होगा, यानी इस तरफ से स्टार्ट होगा कुछ भी। हाइट को 100% रखा तो हाइट फुल रहेगा, कितना फुल, इतना, इसके इतना रहेगा, क्योंकि लगा किस पे है, इस बटन पे, तो इस बटन का टोटल हाइट कितना है, इतना ही है, तो हाइट इतना ही रहेगा। बैकग्राउंड चेंज कर दिया हमने, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमने कहा ट्रांजिशन विड्थ 0.4% और ईज, जाहिर सी बात है विड्थ को 0% रखा यानी 0 पे रखा, ट्रांजिशन में विड्थ करेंगे, और जी इंडेक्स को -1 कर दिया हमने, जानबूझ के -1 किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा कि nav bar 4 के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक बटन वॉर्म मिलेगा। बटन वॉर्म के अंदर जब आप जाएंगे, नहीं, जब बटन वॉर्म के अंदर आप हवर करेंगे, बटन वॉर्म के ऊपर आप हवर करेंगे तो बिफोर पहले क्या करना है, आपको विड्थ को 100% कर देना। यहाँ पर 0 था, अगर मैं इस पर हवर करूं तो लेफ्ट हैंड साइड से आप देखिए एक राइट हैंड साइड पे गया, आप बोलेंगे यार ये तो कलर चेंज हो गया, उसके बारे में देखिए
देखेंगे हम लोग, और ये इस तरीके से इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्क्रीन छोटा है हमारा, बड़ा कर देंगे तो इस तरीके से नहीं दिखेगा एज यू कैन सी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांजिशन आएगा, विड्थ को 100% करेगा, और ये बिल्कुल मैच कर रहा है ऊपर वाले चीज से। ट्रांजिशन लगाने की वजह से ये विड्थ स्मूथ हो जा रहा है। और इसके बाद हमने लिखा कि nav bar 4 के अंदर आप जाएंगे तो बटन वार्म पे जैसे ही हवर हो तो यहाँ पर विड्थ तो 100% हो रहा है बिफोर पहले, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कलर चेंज होगा। द मोमेंट मैं इसके ऊपर गया तो यहाँ भी कलर चेंज हो रहा है, और अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ तो भी आप देख सकते हैं इस तरीके से हो रहा है। और एक्चुअली हम लोग इस तरीके से नहीं चाहते, ठीक है, तो इसको भी फिक्स करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखा, ये क्या है, अगेन ये भी वही बात है कि nav bar 4 के अंदर इसको थोड़ा छोटा करते हैं इस तरीके से। वही बात है कि nav bar 4 के अंदर हैमबर्गर एक्टिव होगा तो यानी वही सेम कहानी है। ठीक है, ये हैमबर्गर हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो हमारा पूरा का पूरा चारों का चारों डिव बन चुका। अब आप बोलेंगे ये लग तो बड़ा अजीब सा रहा है, बात तो सही अजीब सा लग रहा है, उसका पीछे रीजन सिर्फ ये वाला है। ठीक है, जैसे इसको फिक्स करेंगे अभी तो आप देखेंगे कि इसका लुक पूरा का पूरा बदल जाएगा, और यहाँ पर इसके ऊपर क्लास नहीं लगा, इसको भी हम लोग डिबग करेंगे, डोंट वरी। इसको जैसे गायब करते हैं ना तो दिखने में अच्छा लगेगा, तो हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि हाँ ये चीज हो चुका है, बचा क्या है, जिसमें बग रहेगा उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले एक नतीजे पे तो आए। और बातों ही बातों में हमने 700 लाइन का CSS लिखा है सिर्फ 4 nav bar में। ठीक है, तो जब इतना डिटेल्स में जाते हैं तो इतना लिखना पड़ता है। तो अब आप देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर से अब मोबाइल मेन्यू चूज किया। आपको पता है कि सबके अंदर मोबाइल मेन्यू है। अगर मैं यहाँ से सर्च करूँ ना कंट्रोल F लगा के और मैं बोलूँ मोबाइल, और यहाँ पर मैं हाइफन देके मेन्यू, आप देखिए। अच्छा, ये जो मोबाइल मेन्यू है ना, इसको डिस्कस करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से कमेंट आउट कर दिया। एज यू कैन सी अभी ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मीडिया क्वेरी। तो अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा मीडिया क्वेरी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अब तक का सवाल आपके ध्यान में था वो सब अब क्लियर होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने बोला मैक्सिमम विड्थ जैसे ही 900 पिक्सल जाएगा उसी वक्त हैमबर्गर को डिस्प्ले फ्लेक्स करो। ठीक है, हैमबर्गर डिस्प्ले फ्लेक्स करो, क्यों, क्योंकि हैमबर्गर एक्चुअली में डिस्प्ले नन है। अगर आपको यकीन नहीं, आप भूल गए तो मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल F से मैं हैमबर्गर में गया और मैं सबसे टॉप में जैसे गया तो आप देखिए हैमबर्गर डिस्प्ले नन है। ठीक है, डिस्प्ले नन है, तो एक्चुअली में यही चीज था कि हैमबर्गर का डिस्प्ले नन था। तो हमने क्या किया यहाँ से कि जैसे ही मैक्सिमम विड्थ 900 पिक्सल में गया, हैमबर्गर को फ्लेक्स कर दिया। जैसे ही आप देखिए मिनिमम में 90 पिक्सल में जाऊंगा, एज यू कैन सी ये हैमबर्गर आ गया यहाँ पर। ठीक है, और आप देखिए ये जो एक्स बन रहा है ना, ये इसका मतलब एक्टिव स्टेट है। जो जावास्क्रिप्ट में हमने बताया था ना कि एक्टिव ओपन, ये वो वाला चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्टिव हो रहा है। यहाँ पर भी सेम काम करेगा एज यू कैन सी, और एग्जैक्टली यहाँ भी सेम काम करेगा और यहाँ भी सेम काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये किया कि दोबारा से इसको बड़ा करते हैं। हमने बोला जैसे ये स्क्रीन साइज में जाए, एक काम तो हमने ये किया ना कि तमाम का हैमबर्गर को नन से फ्लेक्स कर दिया। दूसरा हमने बोला nav bar 1 का तमाम लिंक्स को, और nav bar 1 में जो राइट है, राइट का मतलब ये सर्च है, ये सर्च वाला, इसको भी डिस्प्ले नन करो nav bar 1 का। फिर सेम एज हमने बोला nav bar 1 में कुछ पैडिंग दे दो। nav bar 2 में भी सेम काम किया कि nav bar 2 और उसका लिंक्स और उसका राइट साइड, यानी ये राइट साइड है nav bar 2 का, ये उसका लिंक्स है। हमने बोला इसको भी डिस्प्ले नन करो। फिर हमने इसमें भी कुछ पैडिंग दिया। सेम एज हमने बोला राइट साइड और लिंक डिस्प्ले नन करो nav 3 का, यानी ये राइट साइड है और ये डिस्प्ले है, ये यानी ये लिंक्स है, इसको भी नन कर दो। और फिर हमने बोला कि nav bar 4 को भी नन कर दो सेम, और कुछ पैडिंग दे दो। और nav bar 4 में हमने बोला जस्टिफाई बिटवीन कर दो। तो आप देखिए बाकी में नहीं बोला, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में इसका nav bar का जो लोगो है ना वो बीच में है, तो इसको जस्टिफाई बिटवीन एक्सप्लिसिट करने के लिए हमने जस्टिफाई बिटवीन लगाया। मतलब क्या है, यानी हम जैसे इसको छोटा करते हैं, आप देखिए ये इस तरफ में आ गया, ये इस तरफ इसीलिए आया क्योंकि हमने जस्टिफाई बिटवीन लगाया। लेकिन अगर ये नहीं भी लगाती, ये लेफ्ट हैंड साइड में आता, अगर 2 एलिमेंट हो, अभी तो 3 एलिमेंट है ना, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ, ये हट जाएगा अभी। तो 2 एलिमेंट रहने से बाय डिफॉल्ट भी लेफ्ट साइड में आता, लेकिन आप नहीं चाहते कि डिफॉल्ट के ऊपर आप चले, आप चाहते एक्सप्लिसिट कंट्रोल, तो इस वजह से हमने स्पेस बिटवीन कर दिया कि जब 2 बचे। और ये जाहिर सी बात है हट जाएगा थोड़ी देर में, ये भी हट जाएगा थोड़ी देर में, तो ये राइट हैंड साइड में चिपकेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में चिपकेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड साइड में चिपकना समझ में आता है, क्यों, क्योंकि आपने इसको डिस्प्ले नन कर दिया और ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में ही था। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये बीच में था, राइट हैंड साइड में नहीं था। ठीक है, तो आपको समझ में आया लॉजिक कि हमने किस तरीके से वेब में जितना भी यूएल और सर्च था उसको गायब कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको मीडिया क्वेरी का लॉजिक समझ में आ गया। अब एक एक चीज आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ आते हैं, अब द मोमेंट मैं इसको ऑन करूंगा ना मोबाइल मेन्यू को, तो 90% चीज यहीं से कवर हो जाएगा आपका। हमने बोला मोबाइल मेन्यू एब्सोल्यूट टॉप 100%। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दिख रहा था ना आपको, यानी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा भी नजर आ रहा था आपको, बल्कि मैं ओपेसिटी को 1 करता हूँ तो आपको यही नजर आ जाएगा लाइक दिस। बल्कि ये ओपेसिटी 1 दूसरे जगह पर होगा, मैं आपको यहाँ सीधा कमेंट करके दिखाने लगा हूँ इस तरीके से। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये मोबाइल मेन्यू है। देखिए चारों का मोबाइल मेन्यू है। ठीक है, हमने इसको गायब कैसे करके किया, हमने बोला भाई मोबाइल मेन्यू का पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दो ताकि ये अपने अपने इसके अंदर रहे। हमने बोला टॉप को 1000% यानी 100% कर दो, लेफ्ट को 0 कर दो, विड्थ को 100% कर दो, पैडिंग इतना दे दो, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो और डायरेक्शन को कॉलम करो। क्यों, क्योंकि मोबाइल में जब भी खुलेगा तो हम लोग चाहते हैं डिस्प्ले जो है, यानी जो ये जो लिंक्स है ये हॉरिजॉन्टल नहीं दिखे,
वर्टिकल दिखे, इसीलिए हमने इसको कॉलम कर दिया। जी इंडेक्स 1000 यानी सबसे ऊपर दिखे। मैक्सिमम हाइट हमने 0 किया, क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग इसको खोलेंगे ना तो ये नीचे से इस तरीके से खुले, तो इसीलिए हाइट अभी 0 रखा। ओवरफ्लो को हिडन दे दिया, ओपेसिटी को भी 0 कर दिया। क्यों? अब देखिए उसका रीजन क्या है। हमने बोला ट्रांजिशन होगा जब, तो मैक्स हाइट के ऊपर ट्रांजिशन होगा, क्योंकि यहाँ 0 रखा है ना, तो यहाँ बढ़ाएंगे हम लोग हाइट को, इस तरफ बढ़ेगा हाइट। हमने बोला 0.5 सेकंड में इसका हाइट का ट्रांजिशन होगा। ओपेसिटी को हमने बोला, अभी ओपेसिटी 0 है, तो हमने बोला ओपेसिटी का ट्रांजिशन होगा 0.4 सेकंड में। पैडिंग को हमने बोला 0.4 सेकंड में। टॉप बॉटम पैडिंग 0। क्लियर है? तो जैसे ही हम लोग इसको इस तरीके से बंद करेंगे, इस पे क्लिक किया, आप देखिए कुछ भी नहीं हुआ। ये एक्टिव फेस है। हाँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये एक्टिव फेस है, लेकिन एक्टिव में कुछ नजर नहीं आ रहा। इसको एक्टिव करेंगे फिर कुछ नजर नहीं आ रहा, ये बंद हो गया ऑटोमेटिक। आप देखिए ये एक्टिव खुला तो ये बंद हो गया। ठीक है, एक वक्त में एक ही खुला रहेगा। ये जावास्क्रिप्ट में लॉजिक हमने लिखा हुआ है। ये एक्टिव किया, ये एक्टिव किया, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ओपन स्टेट नहीं है ना। एक्टिव होने पर जब आप ओपन करेंगे तब वो दिखेगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया। हमने बोला, हमने ऐसे कहा कि मोबाइल मेन्यू जब ओपन हो, तो ओपन कब हो? जब इस पे क्लिक करेंगे, आप देखिए ये दिख गया, तो इस पे क्लिक करने पर ही ओपन होता है। तो हमने बोला जब ये ओपन हो, यानी जब उस पे क्लिक हो, तो हमने बोला मैक्सिमम हाइट 500 पिक्सल कर दो। जाहिर सी बात है, यहाँ हाइट 0 था ना, तो कुछ नहीं नजर आता था। मैक्सिमम हाइट जैसे ही 500 पिक्सल किया, साथ साथ 0.5 सेकंड का ट्रांजिशन लगाया, इस वजह से यहाँ से ये नीचे हाइट दिख रहा है। और ये जो चीज आप पढ़ पा रहे हैं वो इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ओपेसिटी को भी 1 कर दिया है। ठीक है, और पैडिंग ऊपर नीचे 0 पिक्सल और राइट लेफ्ट 30 पिक्सल किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, सबका मेन्यू काम करेगा। एज यू कैन सी, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और ये भी काम कर रहा है, एज यू कैन सी। ठीक है, और यहाँ पर हमने मार्जिन दे दिया, यहाँ से सबका मार्जिन टॉप दिया है ताकि वो ओवरलैप ना करे एक दूसरे पर। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पीछे का लॉजिक समझ में आया कि हैमबर्गर क्यों नजर नहीं आ रहा था, वो डिस्प्ले नन था। स्क्रीन साइज जैसे ही चेंज करेंगे, ये चेंज हो गया, हैमबर्गर गायब हो गया। समझ में आ रहा है आपको लॉजिक? इसके बाद हमने ये बोला कि तमाम मेन्यू, मोबाइल मेन्यू ए, ये वाला नहीं, यानी ये ए का बात नहीं हो रहा यहाँ पर। मोबाइल मेन्यू में ए, उसको पकड़ो, यानी इसके अंदर, अभी मैं इसको नहीं खोल रहा, उसके अंदर ए को पकड़ो, तमाम ए को पकड़ो, प्लस मोबाइल मेन्यू सर्च को पकड़ो, यानी मोबाइल मेन्यू के अंदर जो सर्च है, और मोबाइल मेन्यू के अंदर जो प्रोफाइल है उसको पकड़ो। मोबाइल मेन्यू के अंदर तमाम बटन्स को पकड़ो और क्या करो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, यानी हॉरिजॉन्टली उसमें ट्रांजिशन डालो और ट्रांसफॉर्म करो उसको। ओपेसिटी को 0 कर दो। ट्रांजिशन होने में ट्रांसफॉर्मेशन भी बदलना है, ओपेसिटी भी बदलना है। ठीक है, एक चीज आप गौर जरूर करेंगे कि हमने यहाँ पर जो क्लास लगाया, ये ओपन में नहीं लगाया, ये नॉर्मल में लगाया। एज यू कैन सी, ये ओपन नहीं है। तो क्योंकि नॉर्मल में ओपेसिटी को 0 कर दिया ना हमने, तब देखिए अब यहाँ पर कुछ नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि हमने बोला ओपेसिटी 0 किसका, नॉर्मल में। नॉर्मल का मतलब जब स्टेट क्लोज हो। अब हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा कि अब मोबाइल मेन्यू जब ओपन हो तो उसके अंदर तमाम एंकर टैग को लो। मोबाइल मेन्यू जब ओपन हो उसके अंदर मोबाइल सर्च को भी लो। मोबाइल मेन्यू जब ओपन हो उसके अंदर मोबाइल प्रोफाइल को भी लो, यानी जो भी प्रोफाइल है। और मोबाइल मेन्यू जब ओपन हो तो उसके अंदर तमाम बटन्स को लो, ट्रांजिशन को 0 करो, ओपेसिटी को 1 करो। तो जाहिर सी बात है, अब मैं इस पे जब क्लिक करूंगा, एज यू कैन सी, ये इस तरीके से, एज यू कैन सी, ये आपको ट्रांजिशन होते हुए नजर आ रहा है। ये ठीक है, ये एक्टिव, ये बंद, ये एक्टिव, ये बंद, ये एक्टिव, ये बंद, और ये एक्टिव और ये बंद। समझ में आया आपको? अब आप देखिए, अब आपको ये समझ में आएगा। हमने क्या बोला, हमने बोला मोबाइल मेन्यू जब ओपन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बार बार मैं डॉट ओपन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ ओपन पे ही दिखेगा। अगर कहीं भी डॉट ओपन नहीं है तो उसका मतलब वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, यानी वो क्लोज स्टेट पे हो रहा है, और क्लोज हमें दिखेगा ही नहीं क्योंकि डिस्प्ले नन है। हमने कहा मोबाइल मेन्यू जब ओपन हो तो ये क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब सीएसएस में क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड। तो जब मोबाइल मेन्यू ओपन हो तो उसका फर्स्ट चाइल्ड में जाओ, और एस्ट्रैक्ट का मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो तमाम फर्स्ट चाइल्ड का nth चाइल्ड नंबर 1, यानी चाइल्ड नंबर 1। nth चाइल्ड का मतलब चाइल्ड नंबर 1। मोबाइल मेन्यू के अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड है उसमें तमाम फर्स्ट चाइल्ड यानी तमाम nth चाइल्ड, उसमें क्या करो, ट्रांजिशन डिले 0.5 करो। 2 वाले में क्या करो, ट्रांजिशन 0.1 करो, 0.15 करो, 2 करो, ये 25 करो, और इस तरीके से हमने 9 चाइल्ड दिया है। इससे क्या होगा, मोबाइल मेन्यू जब आपको नजर आता है ना, उसमें डिले होगा ट्रांजिशन, यानी एक एक करके आपको आते हुए नजर आएगा। रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं इसको खोलता हूं, अब देखिए एक एक करके नजर आया। यहाँ पर भी देखिए एक एक करके नजर आया। ठीक है, एक पेज की तरह खुल रहा है, एज यू कैन सी, एक एक करके, एज यू कैन सी, एक एक करके। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन डिले से हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। तो अब आपको ये भी समझ में आ रहा है। और जाहिर सी बात है, जैसे मैं इसको ओपन कर दूंगा बड़ा, तो अब आप देखिए, अब ये मीडिया क्वेरी फिट हो गया ना, अब कुछ भी नहीं चलेगा ये सब। ठीक है, क्योंकि ये सब तभी चलेगा जब ओपन होगा, यानी ये सब का तो डिपेंड करता है ना कि स्टेट ओपन होने पर, और स्टेट ओपन होना डिपेंड करेगा हैमबर्गर पे क्लिक होने पर, और हैमबर्गर का दिखना डिपेंड होगा इस चीज के ऊपर। जाहिर सी बात है, जब यही चीज नहीं है, हैमबर्गर ही नजर नहीं आ रहा है, तो क्लिक कहाँ गया और ओपन कहाँ से होगा। द मोमेंट मैंने स्क्रीन साइज छोटा किया, अब हैमबर्गर दिख रहा है, अब क्लिक करेंगे, फिर वो लॉजिक आएगा कि भाई डिस्प्ले नन, डिस्प्ले फ्लेक और वगैरह वगैरह चीजें। तो सब कुछ हैमबर्गर के ऊपर डिपेंडेंट है, और हैमबर्गर डिपेंडेंट है मीडिया क्वेरी के ऊपर। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल से सिर्फ एक नैव बार है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो अलग लेवल का जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इस पे, अब हम लोग फर्स्ट, ये मैंने लिखा फर्स्ट मोबाइल के बारे में, यानी इसको मैं छोटा करता हूँ
तो इस तरीके से अब हम लोग nav bar 1, आपको पता है ये भी nav bar है लेकिन ये स्टाइल तो नहीं है ना। अब हम लोग एक एक को स्टाइल कर रहे हैं। हमने कहा बैकग्राउंड को कर दीजिए ब्लैक और बॉर्डर पिक्सल इस तरीके से। मैं इसको खोलूंगा तो अब देखिए अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जगह ले रहा है। एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा जगह ले रहा है और बैकग्राउंड ब्लैक हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोला nav bar 1 के जाइए, अंदर जाइए, मोबाइल मेन्यू ए के अंदर जाइए, मोबाइल मेन्यू ए के अंदर जाइए। ठीक है, उसके अंदर जाके आपको कलर चेंज करना है, यानी तमाम लिंक्स का कलर चेंज करना है, पैडिंग चेंज करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, बॉर्डर बॉटम सॉलिड पिक्सल इस तरीके से करना है, डिस्प्ले को ब्लॉक कर देना है क्योंकि डिस्प्ले नन था, और ट्रांजिशन करना है कलर के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर और ओपेसिटी के ऊपर भी। तो अभी फिलहाल के लिए कैसा दिख रहा है जरा देखिए, मैंने इसको खोला तो अब देखिए कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। इस पे बिल्कुल नॉर्मल क्योंकि इसको स्टाइल किया ही नहीं है। तो द मोमेंट इसका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम लिखेंगे तो अब देखिए हमने इसका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखा। हमने क्या लिखा, हमने बोला nav bar 1 के अंदर मोबाइल मेन्यू के अंदर तमाम एंकर टैग में या कोई एक एंकर टैग में जब हवर हो तो कलर को चेंज कर दो और पैडिंग को लेफ्ट माइन यानी पैडिंग को 10 पिक्सल कर दो। करके देखते हैं तो जैसे हमने हवर किया एज यू कैन सी आपको दिख रहा है ना पैडिंग, ये समझ में आ रहा है, परफेक्ट, किस किस तरीके से मस्त लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा लग रहा है काफी। अब जाहिर सी बात है अगर इतना अच्छा लग ही रहा है लेकिन ये तो बेचारा बहुत अजीब सा लग रहा है ना इनपुट, तो इसको भी सजा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा nav bar 1 के अंदर आपको मोबाइल मेन्यू मिलेगा, उस मोबाइल मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा क्या, मोबाइल सर्च। तो मोबाइल सर्च को जाके डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो, अलाइन आइटम सेंटर कर दो, बैकग्राउंड लगा दो, रेडियस दे दो और कुछ मार्जिन वार्जिन दे दो। द मोमेंट मैंने किया तो अब देखिए अब ये ऐसे दिख रहा है। इनपुट को अभी तक हमने स्टाइल नहीं किया, ये तो हमारा डिव है ना, मोबाइल सर्च का ये डिव है, इनपुट नहीं है। अब हम लोग इनपुट को सजाएंगे तो हमने यहाँ से क्या किया, तीन चीज सजा लिया। पहले हमने बोला nav bar के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मोबाइल मेन्यू मिलेगा, मोबाइल मेन्यू को अगर अंदर आप जाएंगे तो मोबाइल सर्च मिलेगा, मोबाइल सर्च के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको इनपुट मिलेगा। इनपुट में क्या करना है, बॉर्डर को यानी बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करिए, बॉर्डर को नन करिए, आउटलाइन को नन करिए, कलर को चेंज करिए, फॉन्ट को चेंज करिए, विड्थ को 100% करिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था तो 100% यानी पूरा लंबा हो जाएगा, सर्च बार लंबा हो जाएगा। मार्जिन लेफ्ट दीजिए, क्यों, ताकि आइकन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखे। फिर हमने बोला कि nav bar 1 के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मोबाइल मेन्यू मिलेगा, मोबाइल सर्च मिलेगा, उसके अंदर इनपुट मिलेगा, उसके प्लेस होल्डर का कलर को चेंज कर दीजिए, यानी जो डेस्कटॉप के लिए क्या सेम मोबाइल के लिए करना है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, nav bar 1 के अंदर जाएंगे, मोबाइल मेन्यू मिलेगा, मोबाइल सर्च मिलेगा, उसके अंदर तमाम आई यानी जितना भी आई एलिमेंट हो उसका कलर बदल दो। तो द मोमेंट अब मैं इसको खोलूंगा तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से नजर आ रहा है। एज यू कैन सी अगर इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो इस तरीके, ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा करूं तो इट्स लुक्स लाइक दिस, एज यू कैन सी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं nav bar 1 जो है ये हमारा रेडी है, एज यू कैन सी। ठीक है, इसको मजीद अच्छे तरीके से भी देखेंगे लेकिन अब इसी तरीके का पैटर्न फॉलो करके थोड़ा सा आगे पीछे हमारा बाकी 3 नैव भी होगा। तो फटाफट से पहले उसको कर लेते हैं और कोई बग है तो साथ साथ उसको भी फिक्स कर लेते हैं। अब मैंने nav bar 2 का पूरा कोड एक बार में लेके आ गया और मैं एक एक कोड बोलूंगा, आपको अज्यूम करना है यानी प्रिडिक्ट करना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैंने बोला nav bar 2 के अंदर जाओ और मोबाइल मेन्यू को पकड़ो, यानी पूरा का पूरा मोबाइल मेन्यू मैं यहाँ से रिलेट करूंगा, ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा पकड़ाएगा। इसके अंदर क्या क्या बैकग्राउंड चेंज कर दिया, इसी से रिलेटेबल बैकग्राउंड दे दिया क्योंकि यहाँ पर उससे रिलेटेबल था। बैकड्रॉप फिल्टर को ब्लर कर दिया, यानी जो टेक्स्ट लिखा रहेगा ना उसके आसपास थोड़ा सा ब्लरिश दिखेगा आपको। बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया, ऊपर 0, राइट हैंड साइड में 0, लेफ्ट हैंड साइड में 16 और यानी बॉटम में 16 और लेफ्ट हैंड साइड में 16। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि nav bar 2 के अंदर मोबाइल मेन्यू मिलेगा आपको और उसके अंदर तमाम जो एंकर टैग है उसके अंदर क्या करना है, कलर को आपको ये दे देना है एंकर टैग का। एंकर टैग में पैडिंग, फॉन्ट, इसी तरीके से बॉर्डर रेडियस और डिस्प्ले को ब्लॉक करना है, यानी एंकर टैग दिखेगा, इस पे क्लिक करते ही दिखेगा, पर मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसको अज्यूम करें, सोचे, प्रिडिक्ट करें कैसे दिखेगा। हमने कहा ट्रांजिशन में बैकग्राउंड, ट्रांसफॉर्मेशन और ओपेसिटी, ये 3 चीज बदलना है। फिर हमने क्या किया, हमने बोला यहाँ से कि nav bar 2 के अंदर आप जाएंगे तो मोबाइल मेन्यू मिलेगा, उसमें जब एंकर टैग के अंदर हवर हो तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करो। यहाँ पर क्या कलर है और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। फिर हमने यहाँ पर बोला कि nav bar 2 के अंदर आप जाएंगे, मोबाइल मेन्यू के अंदर आपको मोबाइल सर्च मिलेगा, उसमें क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, सर्च यानी सर्च बॉक्स, इसमें भी सर्च बॉक्स है इसमें भी है, डिस्प्ले फ्लेक्स करिए, लाइन आइटम सेंटर करिए, बैकग्राउंड दीजिए, बॉर्डर पिक्सल दीजिए, रेडियस दीजिए, टॉप मार्जिन वगैरह ये सब दीजिए। फिर हमने बोला कि जाहिर सी बात है जब सर्च बॉक्स है तो इनपुट को भी डिजाइन करना पड़ेगा और आप देखिए इनपुट लगभग सेम है, बॉर्डर ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, फॉन्ट, कलर और विड्थ 100% और लेफ्ट में 10 पिक्सल। क्यों, क्योंकि फॉन्ट दिखेगा आपको, यानी फॉन्ट ऑसम का वो आइकन दिखेगा आपको। उसके बाद हमने प्लेस होल्डर को भी यहाँ से पकड़ा, मैंने बोला nav bar 2 के अंदर मोबाइल मेन्यू, उसके अंदर मोबाइल सर्च, फिर इनपुट, उस पे प्लेस होल्डर का कलर बदल दो। सेम एज हमने सर्च में जाके आई का कलर बदल दिया और यहाँ पर क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोफाइल भी दिखेगा अभी आपको, हमने क्या बोला, nav bar 2 के अंदर जाओ, मोबाइल मेन्यू के अंदर जाओ, मोबाइल प्रोफाइल मिलेगा, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करो। क्यों डिस्प्ले फ्लेक्स किया, एक हमारे पास आइकन है यानी अवतार है और एक नाम है, दोनों लाइन बाय लाइन दिखना चाहिए, इसलिए अलाइन आइटम को सेंटर करो, गैप दे दो, पैडिंग
टॉप बॉर्डर। देन हमने क्या कहा, nav bar 2 के अंदर आप जाएंगे तो मोबाइल मेन्यू मिलेगा, उसके अंदर मोबाइल प्रोफाइल मिलेगा और उसी के अंदर आपको मिलेगा अवतार। अवतार का वेट और हाइट दे दो, विड्थ और हाइट, बॉर्डर रेडियस इतना दे दिया यानी गोल हो जाएगा अवतार पूरा, लीनियर दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज। अब हमने सबसे तगड़ा वाला नेस्ट कर दिया, हमने बोला कि nav bar 2 के अंदर जाएंगे तो मोबाइल मेन्यू मिलेगा, उसके अंदर जाएंगे तो मोबाइल प्रोफाइल मिलेगा, उसके अंदर जाएंगे तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसके अंदर जाएंगे तो प्रोफाइल का नेम मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, और हमने इस तरीके से स्पेसिफिकली इसलिए लिखा ना क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल कोड बेस वगैरह देखेंगे कभी तो वहां पर इसी तरीके से टारगेट किया जाता है। अब इसका काफी सारा मल्टीपल रीजंस है कि मतलब रीडेबिलिटी कोड का बढ़ जाता है, प्लस देखते ही आपको समझ आ रहा है नेस्टेड, यानी विदाउट एचटीएमएल देखिए आप एचटीएमएल का जो डिव है उसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, यानी नेस्टेड लेवल आपको समझ में आ रहा है। और भी इसके अलावा चीजें हैं, इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। और सेम कब यहाँ पर हमने प्रोफाइल रोल में किया। अब अगर मैं इसको खोलूंगा तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, ये nav bar 3 जो है ना ये बेसिकली नीचे से नजर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, इसको आप इग्नोर करिए, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, एज यू कैन सी इट्स लुक्स ग्रेट। बल्कि अगर मैं यहाँ से जो पैडिंग है ना टॉप का उसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दूं, लेट्स से मैंने 400 पिक्सल कर दिया, लेट्स से जस्ट टू मेक इट बहुत ज्यादा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमने 400 पिक्सल सबका कर दिया। ठीक है, तो आपको इजीली अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा ये पूरा प्रॉपर दिख रहा है, सेम एज जब मैं इसको ओपन करूंगा ये पूरा प्रॉपर दिख रहा है, एज यू कैन सी इस तरीके से प्रॉपर नजर आ रहा है। इसी तरीके से जब मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ से प्रॉपर कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको स्टाइल ही नहीं किया हमने, तो इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैं एक बार में लेके आता हूँ। हमने यहाँ से nav 3 को लिया, आप देखिए आप बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल सेम है। बैकग्राउंड सेट किया, पहले बॉर्डर सेट किया, मेन्यू के अंदर तमाम ए के बाद ये सब स्टाइल दिया, ट्रांसपेरेंट किया, ब्लॉक किया, ट्रांजिशन दिया, ओपेसिटी, ए के ऊपर हवर होने पर कलर चेंज किया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, बैकग्राउंड चेंज किया, सॉरी बॉर्डर कलर चेंज किया और बैकग्राउंड चेंज किया। हमने बोला nav 3 के अंदर मोबाइल मेन्यू के अंदर मोबाइल बटन्स मिलेगा, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करो और ये सब लगाओ। फिर बटन्स के अंदर तमाम बटन मिलेगा, यानी ये तो बेसिकली हमारा डिव है ना, इसके अंदर तमाम बटन को फ्लेक्स 1 करो, जितना जगह मिले उतना लेगा, पैडिंग इतना करो, बॉर्डर इतना करो, कर्सर पॉइंटर एंड ऑल दैट। यहाँ पर हमने बोला बीटीएन के अंदर बटन नियॉन। अब देखिए ये होता है फर्क, अगर यहाँ पर मैं बटन्स के बाद बटन टारगेट किया तो सब हुआ, लेकिन अब बटन्स के बाद मैंने बटन नियॉन किया तो अब सिर्फ बटन नियॉन ही होगा, हर बटन नहीं होगा। ठीक है, उसको भी हमने ये चेंज कर दिया। फिर हमने बोला बटन सॉलिड को पकड़ो और उसको ये चेंज करो एंड दैट्स इट। जैसे मैं इसको खोलूंगा तब आप देखिए किस तरीके से ये काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से बढ़िया दिख रहा है, एज यू कैन सी। ठीक है, ये गेट स्टार्टेड और ये साइन इन। ठीक है, और ये कोड आपको भी इजीली समझ में भी आ रहा है। और फाइनली हमने अपना nav bar 4 को भी लिख लिया, विच इज दिस। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये एज यू कैन सी ये इस तरीके से और ये शॉप नाउ इस तरीके से, एज यू कैन। ठीक है, तो ये कैसे करके हो रहा है, बहुत सिंपल है। बैकग्राउंड कलर दिया, बॉर्डर, अब देखिए बॉर्डर 1 पिक्सल, तो सब में बॉर्डर दिख रहा है आपको 1 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला तमाम एंकर टैग में जो कलर है उसको चेंज करो हवर करने पर। आप देख सकते हैं नॉर्मल कलर ये है, पिक्सल ये है, फॉन्ट वेट, स्पेसिंग, अपर केस, बॉर्डर बॉटम, डिस्प्ले ब्लॉक किया। ट्रांजिशन मैंने बोला 4 चीज पे होगा, पैडिंग लेफ्ट पे ट्रांजिशन होगा, आप देखिए ट्रांजिशन हो रहा है पैडिंग लेफ्ट पे, एज यू कैन सी ट्रांजिशन हो रहा है धीरे से। कलर पे होगा, कलर पे भी हो रहा है हवर करने पर, एज यू कैन सी, और ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, ओपेसिटी में भी होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जैसे हवर हो तो कलर चेंज करो, कलर चेंज कर दिया, और पैडिंग भी 10 पिक्सल हो तो कलर चेंज हो रहा है, पैडिंग 10 पिक्सल हो रहा है। यहाँ पर हमने बोला मोबाइल मेन्यू के अंदर बटन्स पे जब आप जाएंगे तो मार्जिन टॉप 10 करिए, यानी ये वाला टॉप 10 किया, पैडिंग दिया, बॉर्डर कलर सॉलिड दिया, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया, ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट एज यू कैन सी, कलर को चेंज कर दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, अपर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपर हो चुका है, कर्सर पॉइंटर। ट्रांजिशन में हमने बोला ऑल, हमने बोला ओपेसिटी को ट्रांजिशन करना है, विड्थ को 100% दिया तो बाय डिफॉल्ट विड्थ 100% है। और ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने बोला कि भाई हवर होने पर बैकग्राउंड कलर को चेंज करो, यानी बैकग्राउंड कलर को कर दो जो ये इसके ऊपर है और इस कलर को व्हाइट कर दो। और यहाँ से आखिर में हमने बोला है कि nav स्लाइड डाउन, यानी पेज रिफ्रेश होने पर आप देखिए ये nav बार स्लाइड डाउन हो रहा है ना, ये अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो अब आप देखिए ये nav बार में ट्रांजिशन नहीं आ रहा है, ये इस पे ट्रांजिशन आ रहा है, nav बार पे नहीं आ रहा है, एज यू कैन सी nav बार पे नहीं आ रहा है। तो हमने ये क्लास कई जगह लगाया हुआ था तो हमने इसको भी ट्रांजिशन कर दिया, काफी सिंपल है। हमने बोला 0 ओपेसिटी रहेगा, माइनस से स्टार्ट होगा और ये प्लस में जाके खत्म हो जाएगा, दैट्स इट, यानी इस तरीके से। सो दैट्स इट, हमने डिटेल nav बार हमारा बनाया जिसमें 1140 लाइन के अराउंड है। लेट्स से अगर मैं 100 को छोड़ भी दूं, कुछ कमेंट है, कुछ स्पेस है, 1000 लाइन का हमने कोड लिखा है जिसमें सिर्फ 4 हमारे पास nav बार है और लिटरली 4 nav बार में काफी डिटेल्स भी मौजूद है हमारे पास। हमने 2-2 बार डिजाइन किया है हमारा nav को, लिंक्स को, सर्च को। यहाँ पर हमने जॉन डियो और इस तरीके से एज यू कैन सी सर्च ग्रो हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से सर्च दिख रहा है एंड मतलब दिस लुक्स ग्रेट। और इसको भी फिक्स कर दिया हमने, यहाँ पर भी वही सीन था कि बैकग्राउंड कलर चेंज होगा और कलर व्हाइट होगा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा था, कलर व्हाइट नहीं होता। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम था, वो भी हमने सॉल्व कर दिया। जहां तक बात करें HTML की तो तकरीबन हमने HTML में भी काफी लाइन, 250 लाइन हमने HTML में लिखा। जावास्क्रिप्ट का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ठीक है, इस वजह से मैं इसको हीरो सेक्शन में ऐड नहीं करना चाहता था क्योंकि हीरो सेक्शन में खुद कॉम्प्लेक्सिटी था। आप खुद सोचिए, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स चीज को, इतना कॉम्प्लेक्स चीज को जो सिर्फ nav से रिलेटेड है, अगर मैं इसको हीरो सेक्शन में डिस्कस करता और जो हीरो सेक्शन में
ऑलरेडी डिस्कस किया था उसको दोनों को अगर मर्ज कर देता तो 70-80% लोगों को नहीं समझ में आता। जिनको समझ में आता वो वही होते जो ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, जिन्होंने काम किया है थोड़ा सा। एकदम फ्रेशर को नहीं समझ में आता, बहुत सारा चीज स्किप हो जाता। मैंने चाह रहा था कि दिमाग से कोई भी चीज आपका स्किप हो, आपके दिमाग से कोई भी चीज उड़ जाए, सब कुछ आपके जहन में होना चाहिए। तो फाइनली हमने अपना नैव बार बना लिया। 4 नैव बार बनाया, ज्यादा नहीं। चारों में से किसी में सर्च बार डाला, किसी में नहीं डाला, किसी में बिना, यानी एक हमारा है बिना सर्च बार का, एक में सर्च बार है और एक में हमने प्रोफाइल डाला। यानी अलग अलग नैव बार को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ चीज ऐड किया, कुछ चीज सब्ट्रैक्ट किया, सेम नहीं बनाया। ठीक है, तो इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा किस तरीके से सर्च बार लगाते हैं, कभी क्या लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ब्राउजर में इसको ओपन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये दिखता है और कैसे लगता है। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पर खोला हुआ इसको और थोड़ी देर के लिए मैं खुद को यहाँ से गायब कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये दिखे। तो अब देखिए मैं इस पे जैसे रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारा नैव बार एक्चुअली में दिस इज हाउ इट्स लुक्स। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका मैक्सिमम साइज हमने कितना दिया था, 1200 पिक्सल दिया था ना, इसको फिक्स करना बाकी है। ठीक है, इसको फिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी परफेक्ट है एज यू कैन सी, और ये भी काफी बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। तो इसका फिक्स काफी ज्यादा आसान है, कुछ फिक्स है भी नहीं। बस आपको क्या करना है, जाके अपना कोड में यानी VS कोड में आपको जाके क्या करना है वो मैं यहीं से दिखा दे रहा हूँ डिव में। आपको इसका सिर्फ विड्थ को, ये जो आपको विड्थ नजर आ रहा है ना 1200 पिक्सल, बस इसको आपको बंद कर देना, ये इसको कमेंट कर दीजिए, दैट्स इट। द मोमेंट आपने इसको कमेंट करेंगे ना तो आपको ये इस तरीके से नजर आएगा। एंड एज यू कैन सी ये भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और ये तो काफी ज्यादा बढ़िया लग ही रहा है। ठीक है, तो अलग अलग स्टाइल में हमने अलग अलग नैव बार को बनाया है। और यहाँ से हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस भी अगर देख ले, बात करें रिस्पॉन्सिवनेस की, तो मैंने यहाँ से इस तरीके से किया और लेट से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ और इसको दोबारा से मैं कोड में जाके चेंज कर देता हूँ इसको। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ एंड दैट्स इट। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, और रिफ्रेश एक बार और करते हैं तो आप देखिए नैव बार सब ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर, ये चार नैव बार। द मोमेंट मैं जैसे ही मीडिया क्वेरी आप देखिए 900 में जैसे ही गया, द मोमेंट मैं 900 से नीचे गया एंड 911 एज यू कैन सी, एंड द मोमेंट मैंने 9 से नीचे गया मुझे इस तरीके से हैमबर्गर मेन्यू दिख गया चारों का। अब मैं अगर एक का हैमबर्गर मेन्यू में क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर से मार्जिन हट गया हमारा। ठीक है, तो मार्जिन लगा लेते एक बार, बल्कि मैं उससे बेहतर क्या करूंगा, यहाँ पर आके मैं बोलूंगा सेक्शन रैपर के पास आओ और यहाँ पर आके मार्जिन को टॉप कर दो 400 पिक्सल। यानी जब मोबाइल स्क्रीन होगा सिर्फ 400 पिक्सल तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो आप देखिए जैसे मैंने छोटा किया खुद से 400 पिक्सल आ गया। ठीक है, तो HTML में डालने से अच्छा यही वाला था, और आपको शायद वो स्क्रीन नजर नहीं आया होगा, बट कोई बात नहीं, ये सिंपल सा चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये चीज हमने सिर्फ यहाँ पर डाल दिया, यानी ये इतना सा चीज हमने यहाँ पर डाल दिया मीडिया क्वेरी के अंदर, एंड दैट्स इट। अब आप देखिए मैंने रिफ्रेश किया, अभी ये नॉर्मल दिख रहा है एज यू कैन सी, ये नॉर्मल है। लेकिन द मोमेंट ये जैसे ही छोटा स्क्रीन में जाएगा मोबाइल रिस्पॉन्सिव में, इसमें खुद से आ गया इतना सारा स्पेसेस। तो अब मैं अगर इसको खोल के दिखाऊंगा आपको तो काफी आसानी से आपको ये नजर आएगा। अगर मैं यहाँ जाके दिखाऊं तो दिस इज हाउ इट्स लुक्स लाइक, एज यू कैन सी ये सर्च बार है। और अगर नियॉन ग्लो में जाऊं तो दिस इज हाउ इट्स लुक्स, काफी अच्छा लग रहा है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊं वार्म एलिगेंट, तो दिस इज हाउ इट्स लुक एंड इट्स लुक्स ग्रेट। सो फाइनली हजारों लाइन लिखने के बाद हमने अपना 4 नैव बार बनाया। तो अगर आप डिवाइड भी कर ले इस तरीके से तो 250-250 लाइन हमारा नैव बार में चला गया नॉर्मली। और ये नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 4 नैव बार हमने साथ में बनाया, इस वजह से। अलग अलग बनाते तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा लग सकता था, क्योंकि बहुत सारा चीज बार बार रिपीट होता, यहाँ पर बहुत सारा चीज एक बार में निकल गया। ठीक है, HTML भी दोबारा लिखना पड़ता हमें। तो हीरो सेक्शन को मास्टर करने के बाद आई होप अब आप नैव बार को भी मास्टर कर चुके हैं और आप ये समझे होंगे कि क्यों हमने ये बताया कि बाजुकात नैव बार हीरो सेक्शन के अंदर आता है, बाजुकात हीरो सेक्शन के बाहर आता है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब हीरो सेक्शन के अंदर नैव बार आता है वो डेडिकेटेड नैव बार नहीं होता, वो कितना आसान होता है, बस नैव निक लगा के एक कोना में कुछ लिंक लगा दिया जाता है। लेकिन जब आप प्रॉपर नेविगेशन बार बनाते हैं, प्रॉपर हेडर बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसका स्टाइलिंग अलग होता है और बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी वहां आता है। उनमें से कुछ मजीद कॉम्प्लेक्सिटी हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। जो कॉम्प्लेक्सिटी हमने हीरो सेक्शन में बयान किया था उससे ज्यादा हमने कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बयान किया और समझाया आपको कि डेडिकेटेड हेडर्स को किस तरीके से लिखते हैं अलग अलग टाइप के। आई होप आपको ये डिटेल्ड क्रैश कोर्स समझ में आया होगा और मजा आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है और मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। बेल आइकन को दबाना जरूरी है ताकि आगे आने वाला जितना भी लेटेस्ट वीडियो होगा, आगे हम लोग और भी चीजें बनाएंगे, प्राइस सेक्शन बनाएंगे, फीचर सेक्शन बनाएंगे, न्यूज लेटर बनाएंगे, उसके बाद पूरा का पूरा वेबसाइट डिजाइन करेंगे। ठीक है, तब जाके हम लोग फिर अपना CSS को एंड करेंगे एक एलीट लेवल पर जाके, जहां पर CSS में आप बन जाएंगे टोटली मास्टर।